स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। Thank you, sir. Okay, good morning again to all of you, sir. तो इनकम टैक्स का क्लास है सर। इनकम टैक्स, इनकम करो टैक्स भरो। तो करेंटली जो टॉपिक चल रही है, कौन से इनकम पे टैक्स चल रहा है सर? कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात हो रहा है। और कैपिटल गेन टैक्स के अंदर हम लोग जो पॉइंट पे लास्ट वीक डिस्कशंस किए थे, या फिर काफ़ी सारा डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे लास्ट दिन मैंने एग्जाम्पशंस बताया था, मतलब इनकम तो कैपिटल गेन में टैक्स तो होता है। मतलब आपके पास कैपिटल गेन टैक्स का बड़ा सिंपल सा तरीका है ना सर। आपके पास कोई कैपिटल एसेट हो, उस एसेट्स को बेच के आपको जो गेन होता है, और उस एसेट्स को पाने में आपको जो खर्चा होता है उसको माइनस करो। मतलब इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपके पास एक जमीन था जो आपने 2010 में खरीदा था, और आपने उस टाइम पे मानो 10 लाख में जमीन खरीदा था, आज जमीन का दाम 50 लाख हो गया। तो इन कॉमन सेंस, कॉमन कैलकुलेशंस आपको बताता है कि भाई आपने 40 लाख का गेन किया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि भाई 40 लाख पे टैक्स दो। तो फिर लेकिन आप 40 लाख पे टैक्स नहीं दोगे, आप यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट लोगे। मतलब इन्फ्लेशन के साथ जो एडजस्टमेंट वगैरह करके अब हो सकता है कि आपको 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख का कुछ गेन हो। अब उसके ऊपर बेस करके आपको गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा करना है। अब ये मैंने एक सिंपल एसेट क्लास में बोला। एक आम आम आदमी के भाषा में, एक आम आदमी जो भी करता है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदता है, बेचता है ना। तो ये सब करके गेन होता रहता है सर। लेकिन इसके अलावा कैपिटल एसेट का लंबा लिस्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में, है ना। याद होगा आप लोगों को, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में करा के रखा। सर आज भी मैं कुछ और ऐसा काफी सारा टॉपिक में ऑलरेडी बता दिया आपको। ऑलरेडी 5-7 लेक्चर्स कैपिटल गेन में हो चुका है सर। सो आज कैपिटल गेन रिलेटेड और भी कुछ सेक्शंस हैं जिसपे मैंने टच नहीं कर पाया। काफी सारा क्वेश्चंस भी मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मतलब कैपिटल गेन रिलेटेड। लेकिन देयर आर सम पॉइंट्स, देयर आर सम टॉपिक, देयर आर सम प्रोविजंस जो टच नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश करूंगा सर आज वो सारा टॉपिक टच करने का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक स्लम सेल। स्लम सेल मतलब लम सम सेल। लाइक आपके पास अगर कोई बड़ा सा बिजनेस हो, और मानो आपके पास 2-3 यूनिट है उसका, आप एक यूनिट बेचना चाहते हो। ठीक है, आप बड़ा बिजनेसमैन हो, बिजनेस टाइकून हो आप। आपका 3-4 लोकेशन में फैक्ट्री है, बट आप एक लोकेशन का फैक्ट्री किसी और को सेल करना चाहते हो। अब ऐसी सिचुएशंस में आपका कैपिटल गेन का क्या होगा? ये स्लम सेल का पार्ट है ना। अब ये भी कैपिटल गेन अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा और भी कुछ एरिया है, जैसे मानो अगर आप कंपनी चलाते हो और कंपनी का शेयर बाईबैक करते हो। शेयर बाईबैक क्या होता है? सभी ये लॉ का पार्ट है, बाईबैक ऑफ शेयर्स। बट व्हाट इज बाईबैक ऑफ शेयर्स? बाईबैक ऑफ शेयर्स में क्या होता है सर? कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से वापस ले लेता है। तो समझ रहे हैं? मानो कि आज आप रिलायंस का या टाटा का शेयर मार्केट से आप खरीद के रखा है। कंपनी का शेयर मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में। अब कंपनी क्या किया, शेयर इशू करने के टाइम पे इशू कर दिया जब उनको कैपिटल का जरूरत था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को ना लगता है कि इतना कैपिटल हमें जरूरत नहीं है मार्केट से, या फिर कंपनी देखता है कि उसका कंट्रोलिंग छूट रहा है, मार्केट में काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुका है शेयर होल्डिंग। तो कंपनी नहीं चाहता कि इतना शेयर होल्डिंग स्प्रेड हो। कंपनी अपना शेयर होल्डिंग को थोड़ा मतलब लोगों से जो शेयर होल्डिंग फैल चुका है उसको कंट्रोल करना चाहता है। ये सब डिस्कशंस में आपको बाईबैक ऑफ शेयर्स इस पे बताऊंगा, कंपनी लॉ के क्लास में बताऊंगा। मतलब बाईबैक क्या है, क्यों करते हैं, डिटेल्स। लेकिन बाईबैक में क्या कैपिटल गेन होता है, इसका भी कुछ रूल्स है। अगर कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से, मतलब सिंपल इतना समझो कि कंपनी जो शेयर इशू किया था, और इन्वेस्टर ने जो कंपनी का शेयर खरीदा था मार्केट से, जो लोग शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इजीली। बिकॉज जब भी कंपनी मार्केट में बाईबैक के बारे में खबर मार्केट में फैल जाता है ना सर। अगर रिसेंट ट्रेंड में बाईबैक के बारे में जस्ट मैं आपको जस्ट एक कुछ न्यूज दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा आपको। इन्फोसिस ने बाईबैक किया था कुछ दिन पहले। फिर टाटा टाटा मोटर्स ने भी बाईबैक किया था। आईटीसी बाईबैक किया है। इनफी बाईबैक स्क्रीन शेयर है सर। ये देखो सर,
इन्फोसिस शेयर रीपर्चेस, ठीक है, बायबैक प्राइस 2022 रिकॉर्डेड ऑल डिटेल्स, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है सर, ये सब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से मतलब खरीद लेना चाहता है। इन्फोसिस शेयर रीपर्चेस बायबैक प्राइस, मतलब ऑन दैट टाइम मार्केट में चल रहा था 1400 के आसपास, ठीक है, 1419, और कंपनी अपना बायबैक का प्राइस दिया है 1850 तक जा सकता है, 1850 तक जा सकता है। मतलब एक्चुअली यही होता है। अब कंपनी, सर आप लोग को स्क्रीन शेयर है, हेलो प्लीज बताइए। यस सर। मतलब जो शेयर मार्केट में आपके पास 1400 में चल रहा था, हो सकता है कि आपका इसमें गेन था, तो मानो आपने 1100 में दिया था, अभी 300 का प्रॉफिट चल रहा है। बट कंपनी नहीं चाहता कि कंपनी का कुछ शेयर मार्केट में रहे, तो कंपनी थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस आपको ऑफर करेगी, मतलब अपना ही शेयर मार्केट से रीपर्चेस करना या बाईबैक करना। तो कंपनी अपने ही शेयर को थोड़ा ज्यादा दाम पे आपको ऑफर करेगा, तो आप क्यों नहीं दोगे, आप दे दोगे। 400 टका पर शेयर, अगर किसी के पास 1000 शेयर भी है तो सोचो वो कितना गेन कर लेगा, है ना। सो इट्स अ वेरी ल्यूक्रेटिव, वेरी अट्रैक्टिव। सो नॉर्मली पब्लिक इस तरह का ऑफर में बड़ा खुश हो जाते हैं, कंपनी बाईबैक करेगा। और बाईबैक कंपनी के लिए भी ना, मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस का मैटर होता है। लोगों के अंदर कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो कंपनी का दम देखो, अपना ही शेयर मार्केट से बाईबैक कर ले रहे हैं। मतलब कंपनी का इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई मेरा शेयर, इतना पैसा मार्केट में मेरे को स्प्रेड नहीं चाहिए, मैं इसको वापस ले लूँ, जब जरूरत होगा वापस मैं इसको इशू करूंगा, बट करेंटली आई डोंट नीड एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट, ठीक है। बाकी चर्चा मैं आपके साथ लॉ में करूंगा। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहता कि ये जो बाईबैक ऑफ शेयर्स वगैरह में कंपनी के कैपिटल में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है, मतलब कैपिटल गेन में क्या इफेक्ट आता है, मतलब जो कंपनी बाईबैक करता है, जो बाईबैक में गेन करता है, ठीक है, मतलब मानो आपके पास इन्फोसिस का शेयर था 1421 कर 1419 करके 1400 करके, ठीक है, और अगर आप बाईबैक करते हो, कंपनी को शेयर बाईबैक कर देते हो, ठीक है, मतलब कंपनी बाईबैक कर रहे हैं, आप उस बाईबैक में पार्ट ले रहे हो, मतलब आपका शेयर कंपनी आपसे खरीद लेगा, मतलब एक्चुअली कंपनी का ही शेयर जो कंपनी ने इशू किया था। अब क्या होगा, आपके पास कंपनी का शेयर ऑलरेडी 1400 करके चल रहा था, लेकिन इस बार कंपनी आपको दाम दे रहा है अपना ही शेयर खरीदने के लिए, पर शेयर में कम से कम 1800 तक मैक्सिमम जा सकता है, बीच में थोड़ा सा बीडिंग होता है। अब जिसको जल्दी पैसा की जरूरत होता है वो बीट करके बीच का पैसा ले लेता है। अब ये कंपनी लॉ का मैटर है, मैं ज्यादा इसमें बात इसलिए नहीं कर रहा, बट माई पॉइंट इज दैट कि ऐसे केसेस में जो बंदा बाईबैक में पार्ट लेता है उसको गेन हो जाता है, ठीक है। तो जब कंपनी इस तरह का बाईबैक की जैसा सिचुएशंस क्रिएट करता है, ठीक है, जब कंपनी बाईबैक जैसा सिचुएशंस क्रिएट करता है मार्केट में, तो क्या उसमें कैपिटल गेन होता है सर, बिग क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर कैपिटल गेन होता है तो कंपनी में क्या असर पड़ता है, कंपनी में क्या असर पड़ता है, जो बंदा बाईबैक में पार्ट ले रहा है, मतलब जो इन्वेस्टर ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था, जैसे इन्फोसिस में मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया, उनका क्या होता है, समझ में आ रहा है सर बात। सेक्शन 46 ए में इसके बारे में बात किया गया, सेक्शन 46 ए में, तो दिखाई दे रहा है ना सर। और बाईबैक क्या है, सिंपल भाषा में समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताऊंगा, सिंपल भाषा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भाषा कंपनी लॉ में बात करूंगा आपके साथ, कंपनी लॉ में इसका पूरा लीगल मैटर में बात करूंगा, बट सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में बाईबैक का मतलब यही होता है कि कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से वापस ले लेता है। लेकिन सर आप 1400 में जो शेयर चल रहा था, अब आपको अगर कोई बोलेगा लॉस में बेचो, तो आप थोड़ी ना दोगे, नहीं दोगे, कभी भी नहीं दोगे, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो ना, एक्चुअली आप उस कंपनी का ओनर ही होते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो प्रोमोटर ग्रुप है, जो कंपनी का जो कंट्रोलिंग ग्रुप है, कंट्रोलिंग ग्रुप नहीं चाहता है कि कंपनी का शेयर इतना स्प्रेड हो जाए, तो वो बाईबैक कर देता है। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोविजन है इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन में क्या क्या प्रोविजन है, थोड़ा देखो सर, ठीक है। सेक्शन 46 है, मैं आपको बोला था ना कि कुछ ऐसा अनटच टॉपिक है जो मैंने अभी तक कैपिटल गेन पे डिस्कस नहीं किया, नॉर्मल सम्स बहुत करवाया, नॉर्मल डिस्कशन, नॉर्मल मतलब जो बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है उसमें बातचीत हुआ है, तो ऐसा कुछ इधर उधर का सेक्शन है, ठीक है, जो थोड़ा हटके हैं, लेकिन काफी वाइटल है। और एग्जाम को पता नहीं सर कौन सा सेक्शन से सवाल कर ले, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं,
एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, इंस्टीट्यूट के ऊपर हम लोग कभी भी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि मैंने मतलब इंस्टीट्यूट कौन से सेक्शन में सवाल करेगा, या फिर उसका दिमाग खराब हो जाए तो फिर यही वाला सवाल कर लिया। इसलिए हर एक सेक्शन को पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट इन रियलिटी ऑल्सो ये सभी सेक्शंस आपको बहुत काम आता है ना। जैसे देखो ना, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो लोग शेयर मार्केट रिलेटेड प्रैक्टिस करता है, ठीक है। अब टैक्स कंसल्टेंट का अलग अलग काम होता है, कुछ लोग सिर्फ रिटर्न फाइल करते करते जिंदगी बिता देता है, ठीक है। कुछ लोगों का काम होता है कि भाई शेयर मार्केट रिलेटेड जो इनका लोग होता है ना, अब देखो आप कहाँ पर जाके अपना बिजनेस बना रहे हो ये बहुत मायने रखता है। सपोज मानो आप गुजरात में या मुंबई में जाके अपना चार्टर्ड फार्म ओपन किए, तो वहां पर लोगों का शेयर मार्केट से इनकम बहुत होता है। पता है आप लोग, इंडिया में शेयर मार्केट का जो इनकम का एरिया है उसमें सबसे ज्यादा, मतलब वैसे तो अकाउंट ओपनिंग अगर देखा जाए, डीमैट अकाउंट देखा जाए, तो पूरा भारत में स्प्रेड हो चुका है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र नहीं, सब ओनली मुंबई एंड पुणे एरिया, और गुजरात का सर्टेन एरिया, गुजरात एंड मुंबई बेस्ड एरिया छोड़ के पूरा भारत में, मतलब पूरा भारत का जितना शेयर मार्केट अर्निंग होता है उसका, मतलब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करता है मार्केट में, सेंसेक्स में, निफ्टी में, पूरा भारत का इन्वेस्टमेंट का 80% गुजरात और मुंबई हैंडल करता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो गुजराती एंड महाराष्ट्री मराठियन सेगमेंट में, मतलब एक्चुअली नॉट जस्ट मराठियन सेगमेंट, मुंबई मतलब बहुत सारे अलग अलग सोच विचार वाले लोग हैं वहाँ पर। पारसी बिजनेसमैन है, गुजराती है, मारवाड़ी है। गुजराती तो पूरा मुंबई में राज करता है, जैसे कोलकाता में मेन बिजनेस एरिया मारवाड़ी के हाथ में है, वैसा ही मुंबई में बिजनेस का एरिया गुज्जू लोगों के हाथ में। कभी कभी मराठी लोग थोड़ा चिढ़ के बोलते हैं द गुज्जू पीपल सो बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ मनी, उनको मनी बनाने का तरीका आता है और मनी को डबल बनाने का भी तरीका आता है। सो कभी कभी चिढ़ के बोलते हैं द गुज्जू पीपल। सो वट एवर, कोई चिड़े ना चिड़े फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क ये पड़ता है कि वहां पर आपको क्या मिलेगा सर, वहां पर आपको शेयर मार्केट से अर्निंग करने वाले लोग मिलेगा। अब जो बंदा शेयर मार्केट से अर्न करेगा आपके पास भगा भगा आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हो, चार्टर्ड हो, सीएमए हो। आपको आके पूछेगा कि भाई बताओ ये मेरा कैपिटल गेन का क्या करें। तब अगर आपका प्रोविजंस पता है, जाना पहचाना है, तो फिर आप उनको सजेस्ट कर पाओगे कि क्या करना है। सो कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब क्या, ओनली शेयर्स। सर सिक्योरिटीज मीन्स एनीथिंग जिसमें शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। सिक्योरिटीज मीन्स शेयर, डिवेंचर, एवरीथिंग, है ना। मार्केट में सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं होता, इसीलिए सेबी का जो पढ़ाई होता है ना, सेबी एनआईएसएम, जो लोग आप लोगों में से काफी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सेबी एनआईएसएम का जो पढ़ाई होता है, जो मतलब साइड बाय साइड स्टॉक मार्केट नॉलेज गैदर करने के लिए पढ़ते हैं सर, इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शेयर मार्केट। नहीं, ध्यान दीजिएगा बात पे, है ना। मेरा डेली मॉर्निंग में ही क्लासेस चलता है, पहले मेरा स्टॉक मार्केट क्लासेस चलता है क्योंकि मार्केट के साथ चलना पड़ता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट ये नाम है, शेयर मार्केट नहीं। तो सिक्योरिटीज के अंदर शेयर है, डिवेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, बॉन्ड है, ठीक है, सारा चीज मिला के होता है सिक्योरिटी मार्केट। जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस मैं आपको बता दिया। अब चलो पॉइंट पे आगे चलते हैं। 30 टाइप्स ऑफ एग्जाम होता है सर एनआईएसएम का। अच्छा, so in case of specified securities other than shares, in case of specified securities other than shares, any consideration received by a holder of specified securities, अगर आप कोई सिक्योरिटी होल्ड करते हो अदर देन शेयर्स, यहाँ पर क्या बोला है, अदर देन शेयर्स फ्रॉम एनी कंपनी ऑन परचेस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ होल्डर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। जो उस पर्टिकुलर शेयर को होल्ड कर, मतलब सिक्योरिटी को होल्ड करता है, लाइक बॉन्ड डिवेंचर को सेल करके जो होगा उसमें कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। The difference between the cost of acquisitions and the value of consideration received by the holder of securities is chargeable to tax as capital gain in his hands। मतलब कितने दाम पे आपने परचेस किया था और कितना दाम पे आपने सेल किया, ठीक है। तो आपका जो सेल अमाउंट होगा वहां से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको माइनस करोगे तो आपका गेन अमाउंट आएगा और गेन अमाउंट पे टैक्स लगेगा। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड जो भी कंप्यूटेशन होगा वो एज पर सेक्शन 48 जो फॉर्मेट आपको मैंने बता के रखा था, स्टॉक मार्केट सॉरी कैपिटल गेन का जो फॉर्मेट है, मतलब किस हिसाब से आपको कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन करना चाहिए,
इसके बारे में सेक्शन 48 बात करें। ठीक है सर, याद रखिए, सब बात याद रखिए, मैं ऑलरेडी सेक्शन 48 डिस्कस कर चुका हूँ। सच कैपिटल गेन शैल बी चार्जेबल इन द ईयर। अच्छा, अब कैपिटल गेन किस साल में चार्ज होगा? चार्ज मतलब किस पर्टिकुलर ईयर में आपसे कैपिटल गेन लिया जाएगा? इन विच सच सिक्योरिटीज आर परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर दिस पर्पस। Specified securities shall have the same meaning as given in explanation 77A of the Companies Act 1956. So कहता है सर, as per section 68 of the Companies Act, specified securities मतलब जिसको गवर्नमेंट थोड़ा स्पेसिफिकेशन कर देता है, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, अदर सिक्योरिटीज एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस क्या होता है सर? शेयर ही है, लेकिन जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर देता है, कंपनी ना खुश हो जाता है, ईशॉप बोलते हैं इसको प्यार से। ये भी लॉ में पढ़ेंगे सर, कंपनी लॉ में ये भी पढ़ना है डिटेल्स में। अब मैं हर चीज का डिटेल्स में चले जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं जस्ट उसका बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बात कर दे रहा हूँ। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप, इसको स्वेट इक्विटी भी बोला जाता है एक तरह से। और अकाउंट्स में भी इसका कैलकुलेशन सिखा जाएगा सर, जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करोगे, या ऑलरेडी कर चुके हो मैम के पास, वी मस्ट नो कि ईसॉप कैलकुलेशन कैसे होगा, स्वेट इक्विटी कैसे कैलकुलेशन होता है, सब प्योर अकाउंटिंग में उसका हिसाब किताब होता है। बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के लिए भी मार्केट में शेयर छोड़ता है। जब बाकी लोगों के लिए भी आता है उस टाइम पे कंपनी एम्प्लॉय के लिए भी देता है, लेकिन सस्ता होता है। अगर मार्केट में बाकी लोग कोई शेयर को 100 टका में लेता है, तो हो सकता है एम्प्लॉय के लिए 95 करके 5 टका भी कुछ कम नहीं है। अगर आप 1000 शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो 5 टका करके आपको 5000 का बेनिफिट है। ठीक है, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, है ना? तो ये बेनिफिट कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको ESOP बोलते हैं सर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, और अदर सिक्योरिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज कहते हैं। अच्छा, इन केस ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर्स मतलब कंपनी का शेयर्स, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो। अनलिस्टेड मतलब, अनलिस्टेड मतलब जो शेयर मार्केट लिस्टेड नहीं है। जरूरी तो नहीं ना कि जो कंपनी कंपनी बने वो शेयर मार्केट में भी आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि कंपनी मतलब शेयर मार्केट लिस्टेड। शेयर मार्केट में आ जाओगे तो आप पब्लिक हो जाओगे, है ना? लेकिन उससे पहले अगर आप अपने आप को प्राइवेटली कंट्रोल करना चाहते हो कर सकते हो, गवर्नमेंट वे में कंट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे हर गवर्नमेंट कंपनी भी पब्लिक कंपनी ही होता है, बट वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो गवर्नमेंट है मतलब पब्लिक भी है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा तो पब्लिक का ही पैसा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। जैसे मानो वेस्ट बंगाल में एक कंपनी का 2-3 नाम बोल सकते हैं मैं आपको। जैसे एक है WBSCDCL, ऐसे और भी है 2-4 नाम जैसे ऐसे। जो लोग बंगाल से हो उनको जरूर पता होगा। WBSCDCL क्या है यहाँ पर? वेस्ट बंगाल का जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसा नाम है WBSCDCL। ठीक है, वेस्ट बंगाल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसा पूरा फुल फॉर्म है इसका। दिस इज अ पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। ठीक है, देयर इज अनदर कंपनी जो न्यू टाउन को जिसने डेवलप किया। तो वेस्ट बंगाल में जो न्यू टाउन जो टाउनशिप है ना, बड़ा सुंदर से जो बनाया गया, करेंटली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप में से एक है सर, न्यू टाउन टाउनशिप। ठीक है, सो न्यू टाउन में जो टाउनशिप बनाया गया है कोलकाता में, उसको डेवलप करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, इसका नाम है सर हडको। ठीक है, हडको भवन भी आपको दिखेगा न्यू टाउन गेट के सामने। जो लोग न्यू टाउन घूमने के लिए भी जाते हो या रहते हो, दे मस्ट अंडरस्टैंड इजीली कि हडको भवन में जो लोग देखता है। ठीक है, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, ये नाम है। देखा है किसी ने हडको भवन? हाँ, ये सर न्यू टाउन में मिलता है, जाओगे तो देख जाएगा। ये भी कंपनी है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को? टेल मी सर। हेलो। यस सर। ये देखो, ये हार्डको भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी कंपनी है जो पूरा न्यू टाउन को डेवलप करने का काम कर रहा है। ठीक है, हार्डको वगैरह, बट ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बस सिंपल बात है। अब ये बात मैंने वेस्ट बंगाल के हिसाब से आपको बताया। आप किसी भी स्टेट में भी ऐसा कंपनी आपको ढेर सारा मिल जाएगा। अनलिस्टेड मतलब प्राइवेट भी होता है, जो कंपनी प्राइवेट लेवल में है, जैसे मानो फ्लिपकार्ट।
फ्लिपकार्ट अभी तक इतना बड़ा कंपनी है बट अभी भी लिस्टेड नहीं है। सभी ह्यूज कैपिटल है इनके पास, ह्यूज पैसा है इनके पास, ह्यूज वैल्यूएशन भी है, बट प्राइवेट है, लिस्टेड नहीं है। तो स्टॉक मार्केट लिस्टेड होने से उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो स्टॉक मार्केट में नहीं है, पीएससी एनएससी में नहीं है, पब्लिकली ट्रेड नहीं करता, तो अनलिस्टेड बोलते हैं। So I hope you understand what is listed or unlisted. So in case of shares, in case of buyback of shares by domestic company, additional income tax 20% लगता है। इसमें 12% चार्ज, 4% सेल्स, तो 20% तो इनकम टैक्स लगेगा ही कैपिटल गेन पे। एक्स्ट्रा चार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स 12% चार्ज करेगा गवर्नमेंट। और एक्स्ट्रा सेस, सेस मतलब इसमें सेस भी एक्स्ट्रा टैक्स होता है। सेस का भी दूसरा नाम टैक्स ही है, बट थोड़ा अलग अलग नाम दिया जाता है टू आइडेंटिफाई इजीली। जैसे एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए भी सेस होता है और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए भी सेस होता है। अब हमारे देश में एजुकेशन को डेवलप करना और हेल्थ को डेवलप करने के लिए हर केस में गवर्नमेंट 4% लेता है। अब जब भी टैक्स पे करने जाओ, इनकम टैक्स, जो भी आपका टैक्स लाइबिलिटी होगा, अगर आप लोग बेसिक्स करोगे तो वहां पर भी बार बार देखोगे कि 4% का जिक्र हर बार होता है। ठीक है, 4%। अब ये मत पूछने से सर ये 4%। सरचार्ज हर अमाउंट पे होगा? हाँ सर बोलो। सरचार्ज हर अमाउंट पे होगा या फिर जो लिमिट है 50 लाख उसके ऊपर ऐसा वाला? नहीं नहीं, ये सर नॉर्मल हर अमाउंट पे, इसमें 50 लाख वाला अगर नहीं, ये अगर सौ स्पेशल रुपया फॉर। भी है तो उस पे भी हाँ हाँ लगेगा हाँ सरचार्ज? हाँ सर सर, इस लिबाबल इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी, ये कंपनी पे लगाता है। ठीक है, कंपनी पे लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में नहीं लगेगा। कंसिक्वेंटली द इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर्स में शेयर होल्डर को भी मिलता है। जैसे आपको मैंने अभी दिखाया ना इन्फोसिस का, आपके पास इन्फोसिस का शेयर था 1400 करके, मार्केट में ऑफर था 1800 का। तो आप अगर बेच देते हो, तो बेच देते हो मतलब कंपनी को वापस बाईबैक करने देते हो, तो आपने कितना गेन कर लिया? 400 पर शेयर। हेलो, तो अगर आपके पास कंपनी का 1000 शेयर है, 1000 इंटू 400 जितना होता है आपका कैपिटल गेन है। लेकिन सर इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इनकम अराइजिंग टू द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बायबैक ऑफ शेयर बाय द डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक मतलब इंडियन कंपनी। जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उसे डोमेस्टिक कंपनी कहा जाता है। बी एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A। ठीक है, याद रखिएगा, since the domestic company is liable to pay additional income tax on the buyback of shares। ठीक है, अब कंपनी क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पे कर देता है। हेलो, क्योंकि कंपनी हाथ में, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है ना, क्योंकि कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है इसलिए शेयर होल्डर के हाथ में इसको एग्जाम्प्ट किया गया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा सर। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ टैक्सेशन प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक। कितना टैक्स है, क्या है, ओवरऑल देख लो। सर अगर आप कंपनी हो और अगर आप शेयर होल्डर, ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं, इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, सब्जेक्ट टू एडिशनल इनकम टैक्स 23.296%। ठीक है, मतलब 20% का नॉर्मली, उसके ऊपर 12%, ठीक है, और उसके ऊपर 4% सब मिला जुला के एक्चुअली ओवरऑल हो जाता है 23.296%। तो बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, जैसे ही वो बायबैक करेगा कंपनी से गवर्नमेंट 23.296% टैक्स लेगा। ठीक है, अच्छा अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके हाथ में क्या हो जाएगा सर, आप जो गेन करोगे बाईबैक पे, आपके हाथ पे, शेयर होल्डर के हाथ पे सेक्शन 10 सबसेक्शन 34A में एग्जेम्प्टेड है। सर अगर आप बाईबैक ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, आदत है ना डोमेस्टिक कंपनी, मतलब अगर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन दी हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। इनका मैनेजिंग टू शेयर होल्डर टैक्सेबल एज कैपिटल गेन, ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी। ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, शेयर होल्डर के हाथ में अकॉर्डिंग टू दैट टैक्सेबिलिटी आ जाएगा।
फॉरेन कंपनी के केस में शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी है, कंपनी के हाथ में नहीं। बट डोमेस्टिक कंपनी के केस में कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथ में नहीं। बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय एनी कंपनी, ठीक है, मतलब अगर शेयर छोड़ के अगर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लाइक ईसॉप, जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इस तरह का, ठीक है, नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है, जैसे मेरा एक फ्रेंड को रिसेंटली ऐसा मिला है, एक कंपनी है, इसका नाम है श्याम मेटलिक्स बोल के, तो श्याम मेटलिक्स में सीएस है। तो श्याम मेटलिक्स का शेयर आया था मार्केट में, हो गया सर 1 साल पुराना बात है मोस्ट प्रॉब्ली। श्याम मेटलिक्स का शेयर 1 ईयर बैक आया था मार्केट में। ऐसे कंपनी का शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, ये बेसिकली वो आयरन ओर को लोहा बना के मार्केट में देता है सर, ठीक है, कच्चा लोहा को बनाता है सर, कच्चा लोहा को लोहा बना के बेचता है मेटलिक्स, ठीक है। तो श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड बोल के कंपनी है, उसमें वो कंपनी सेक्रेटरी है। तो वो मेरे को फोन किया था जब ये कंपनी आया था, तो मेरे को पूछ रहा था कि क्या करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और थोड़ा सा एडवाइस वगैरह करते हैं, इसीलिए मेरे को पूछा, ऐसे एज ए फ्रेंड ही पूछ रहा था कि सर कौन सा कंपनी सही रहेगा। तो मेरे को पूछा कि भाई बोलना कि क्या करें। हम बोला तू बता, तू कंपनी में है, अंदर का बात बता, हम सबको बताएंगे फिर। तो बोला देख वो तो नहीं पता, बस इतना पता है कि हमें ईशॉप मिल रहा है। तो मैं मतलब बोला कि मतलब तुम लोगों के लिए स्पेशल छूट है। बोला हाँ। तो कंपनी का शेयर जितने में आया था, ऐसे मानो 300 में, 350 में कुछ समथिंग इस रेंज पे आया था, 300 समथिंग, ठीक है। तो जिस रेंज पे 350 समथिंग, ठीक है, ज्यादा लिस्टेड गेन नहीं हुआ था कंपनी का। तो इस कंपनी में बाकी लोगों को मार्केट में जिस दाम पे शेयर मिला था, उन्हें मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय है, उन्हें उससे सस्ता मिला था। समझ में आ रहा है सब? तो ऐसा होता है सर, ठीक है, इस तरह का चीजें रेगुलर है मार्केट में। तो आप इस तरह का चीज देख पाओगे जब जब आप मार्केट के साथ कनेक्टेड रहोगे ना। इसीलिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि पसंद हो ना हो, स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड सबको हो जाना चाहिए। क्यों? स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसे के लिए है क्या? नहीं सर, गलत सोच है। इफ यू आर कनेक्टेड विद स्टॉक मार्केट, आप इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंपनी, इंडियन बिजनेस सिनेरियो, आप लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हो, अकाउंटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉ, ऑडिट, हर चीज का खबर आपको पता चलेगा। क्यों जानते हो? बिकॉज जब एक बंदा स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको कंपनी का सारा रिपोर्ट चेक करना पड़ता है, जिसमें लॉ भी है, ऑडिट भी है, अकाउंट्स भी है, फाइनेंस भी है, ठीक है, कॉस्टिंग भी है। सो इफ यू आर कनेक्टेड विद स्टॉक मार्केट आइदर एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर, ठीक है, सो आप ऑलवेज खबर रखोगे। और खबर रखने में क्या सुविधा आपको? यू आर ऑलवेज अप टू डेट, मार्केट में क्या हो रहा है चर्चा में रहोगे आप, तो ये फायदा होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्टॉक मार्केट में आप मतलब एकदम माला माल हो जाएंगे आप, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, वो भी एक कला है, वो भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ खेलने का तरीका है, ठीक है, वो सीखोगे अलग चीज है। बट स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्ट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, स्पेशली स्टूडेंट्स लाइक सीए सीएमए, इनको लिए तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में साथ कनेक्टेड, इसका मतलब ये है, देखो ना, मैं आपको बाईबैक पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने प्रूव है। मैं आपको बाईबैक पढ़ाने गया, मैं आपको स्टॉक मार्केट से एग्जाम्पल दिया था कि भाई इन्फोसिस में बाईबैक बहुत है। मैं आपको ईसॉप का एग्जाम्पल देने जा रहा, तो मुझे याद आया कि भाई श्याम मेंडलिक्स ने ईसॉप दिया था। ऐसा और भी खबर है, सारा खबर याद इतना तो रहता नहीं है, बट जब जब जो जो याद आता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब किताबी बात क्या है ना, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। बुकिश नॉलेज क्या होता है? आज बुक में पढ़ोगे कल भूल जाओगे, प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, फिर बोलोगे सर इतना मेमोरी में नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप किताबी बात को प्रैक्टिकली महसूस कर पाओ, ठीक है, बुकिश मैटर को अगर आप प्रैक्टिकली महसूस कर पाओ, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, है ना। बस अपना शौक को बनाओ सर। बहुत लोग हॉबी बनाते हैं, मैं इतना मानता हूँ कि ऐसे चार्टर्ड स्टूडेंट, ऐसे कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट, आप लोगों का हॉबी स्टॉक मार्केट ये सब चीज में आना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड जानो, ठीक है, ये आप लोगों का हॉबी होना चाहिए। सर क्या जबरदस्ती हॉबी बनाने के लिए बोल रहे हो? सर नहीं, जबरदस्ती नहीं है, जिंदगी में दुनिया में कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं हो सकता, बट अगर बनाओगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। और एक्चुअली आप लोग का एरिया है ये,
ओके ठीक है सर, बाईबैक क्लियर है सर, बोलो। बस ये खेल है बाईबैक का। तो अच्छा, इन्हीं अदर सिक्योरिटीज का क्या है, कंपनी के हाथ में नहीं है, शेयर होल्डर के हाथ में, बस ये याद रखिएगा। सेक्शन 46 क्लियर हुआ सर, बोलो 46A। यस सर। अच्छा, यहाँ पर और एक था 46 की, मैं एक बार बता देते सर। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। सर क्या है ये, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। सर लिक्विडेशन क्या होता है बोलो तो। कंपनी दिवालिया हो गया। कंपनी दिवालिया नहीं सर, कंपनी बंद हो जाए, दिवालिया तो बैंकरप्सी होता है। हाँ ये बात सही है कि बैंकरप्सी होने के बाद ही कंपनी अपने आप को लिक्विडेट करता है, बट जरूरी तो नहीं ना, आप ऐसे भी कर सकते हो बैंकरप्सी होने के बाद ही करें, बट हाँ मतलब कॉमन सेंस यही कहता है कि कंपनी खत्म हो चुका है तो अभी धीरे धीरे लिक्विडेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। ओके सर, बट थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग है ना, लिक्विडेशन का मतलब बैंकरप्सी का, लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी को कंप्लीटली बंद कर देना। अब कंपनी बंद ना, शटर डाउन नहीं होता। जैसे हम लोग नॉर्मल दुकान को क्या करते हैं, शटर उठाया तो दुकान खुल गया, शटर बंद किया तो दुकान बंद हो गया, लेकिन कंपनी ऐसा होता है क्या कि शटर बंद मतलब दुकान बंद, नो सर। ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है। तब हमारे आसपास की जो दुकानें हैं या घर पे दुकान चलता है तो ठीक है, तो हम शटर खोले तो दुकान खुल गया, शटर बंद किए दुकान बंद हो गया। कंपनी ऐसा नहीं होता है सर, कंपनी को बनाने वाला लॉ होता है, ठीक है। कंपनी का जन्म प्रमोटर देते हैं, मतलब जो बिजनेस करता है, डायरेक्टर प्रमोटर, बेसिकली प्रमोटर बोलते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, बनाते हैं। ऑब्वियसली वही उसी के मतलब उनके कहने पे ही, उनके इनिशिएशन में ही कंपनी बना है। लेकिन सर वो डायरेक्टली नहीं बना सकता, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सब बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ है। तो उसको बंद करने का जो नियम है वो काफी लंबा है, ठीक है। ह्यूज थिंग, ह्यूज प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे मानो कितना सारा कंपनी अभी भी प्रोसेस में है बंद करने का। एक नाम दे रहे सर, रिलायंस कम्युनिकेशन, किसका कंपनी है, शेयर मार्केट में अभी भी है। हाँ, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी का कंपनी, एक जमाने में नेट मतलब मोबाइल फोन कंपनी के लिए मतलब वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रांड हुआ करता था। जीएसएम सिम होता था इसका, हम लोग बंगाली में बोलते थे ढालाई सेट। ढालाई सेट मतलब उसमें आप सिम चेंज नहीं कर पाओगे, ढालाई हो चुका है क्या, ढालाई मतलब फिक्स हो चुका है। ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं ना, ढालाई सिम। तो घर ढालाई होता है सब, तो घर पे जब सीमेंट देके ढालाई, ऐसे रिलायंस का ऐसा होता था। नेटवर्क बहुत सस्ता देता था सर, काफी चीप में कॉलिंग होता था, स्पेशली मुंबई साइड में बहुत चलता था। कोलकाता में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, बट आया था बाद में। बट 2000 मुझे याद है 2003 4 4 5 के आसपास का टाइम है। उस टाइम पे मैं मेरे एक रिलेटिव के घर गया था उस टाइम पे, तो मुंबई में काफी उस टाइम पे मैं देखा था कि रिलायंस कम्युनिकेशंस का क्या गजब बिजनेस था। मतलब हर एक के पास रिलायंस का फोन है, हर एक के पास, गुड ठीक है। इवनिंग स्যার। यहाँ गुड इवनिंग सर, लेट क्या हो স্যার শরীরটাই ভালো নেই স্যার, একটু गया। পড়ছিলাম। ठीक है, चलो सब ठीक है। अच्छा तो चलो बस यहाँ पर मैं क्या बात करूंगा, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। तो जब कोई कंपनी बंद होता है, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन देखो यहाँ पर, अगर आप पढ़ोगे ना, इंडियन मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हेडक्वार्टर इन नवी मुंबई, तब ऑफर्ड वॉइस 2G 3G, ठीक है, ऑफर्ड हो चुका है। द कंपनी फाइल्ड अ बैंक्रप्सी एज इट वाज अनेबल टू सेल एसेट प्रीपेड स्टेज, ठीक है, अभी बैंक्रप्सी मोड में है। अब धीरे धीरे इसका सारा चीज सेल हो रहा है, अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। और एक बड़ा बिजनेस का नाम लेता हूँ सर, किंगफिशर एयरलाइंस, नाम तो सुना ही होगा। विजय माल्या, फ्लैटपॉइंट, हाँ सर, दुनिया का एकदम चप्पड़ फाड़ के फाड़ने वाला, लेकिन अभी कहाँ এখন का। তো কিংফিশার তো নেই মনে হয়। हाँ, এখন তো আর কিংফিশার নেই মনে হয়। वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, बैंक्रप्टेड हो चुका है, इसीलिए तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लिक्विडेशन का बात कर रहे हैं सर, ठीक है। ये भी बंद हो चुका है, अब धीरे धीरे इसका भी लिक्विडेशन प्रोसेस चल रहा है। और एक बड़ा कंपनी जो रिसेंटली बंद हुआ है या होने जा रहा है, बिग बाजार, ठीक है। बिग बाजार का कंपनी का नाम है फ्यूचर,
रिटेल। शेयर के दाम से समझ में आ जाएगा। 3 साल 4 साल पहले 2018 में इसका शेयर का दाम चल रहा था 600। अब देखो मैं सारा बात आपको शेयर मार्केट से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, क्यों? खबर मिलता रहता है ना, और क्या करें। अब बिग बाजार देखो इतना बड़ा कंपनी है, फ्यूचर रिटेल के नाम पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। 2017-18 में भी इसका शेयर का दाम 600, 650, 400, 450 एक शेयर का हो रहा था। कुछ दिन पहले तक भी इसका शेयर में ग्रोथ दिखा था, इवन रिसेंटली 50% चल रहा था। लेकिन अभी इतना बड़ा केस हो गया है अमेजन के साथ, और बीच में रिलायंस भी है। एक्चुअली रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद लिया था 25,000 करोड़, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है। पता नहीं, आई थिंक लिक्विडेट हो जाएगा, आई थिंक लिक्विडेट हो जाएगा। अभी तक का जो खबर है कि रिलायंस शायद लिक्विडेट हो जाएगा, फिर बिग बाजार लिक्विडेट हो जाएगा, अपना एसेट वगैरह बेच के खत्म हो जाएगा। पता नहीं रिलायंस के साथ क्या उसका होगा, 25,000 करोड़ का क्या डील का क्या करेगा, पता नहीं। अभी कोर्ट में केस है, ठीक है, धीरे धीरे खबर मिलेगा। तो ऐसे में ये सब चर्चा करता हूँ कंपनी लॉ नहीं, सब इकोनॉमिक लॉ के क्लास में। सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल एज वेल एज सीएसए में फाइनल लेवल पे पढ़ा जाता है इकोनॉमिक लॉ, कि कंपटीशन कमीशन वगैरह क्या करता है नहीं करता है, ये सब मुझे मौका मिलता है। सीएस एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 2 में, सीएसए में फाइनल लेवल में, इकोनॉमिक लॉ के क्लासेस में ये सब मुझे पढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, जब मौका मिलेगा बता देंगे और डिटेल्स में। सारा केस स्टडीज होता रहता है सर, बट डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब चलो, मैं आपको रिसेंट सिनारियो बताया 2-4। अब ये ऐसा सिनारियो में टैक्स का क्या होता है ये समझाने का इच्छा है, और कुछ नहीं। तो कैपिटल गेन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन इन द हैंड्स ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी। तो जो कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, लिक्विड मतलब एकदम, लिक्विडेशन मतलब क्या, एकदम पतला तरल हो जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म हो जाएगा। When the asset of a company are distributed to its shareholder on its liquidation, कंपनी के पास जितना एसेट्स हैं तो सभी एसेट्स अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। So distribution shall not be regarded as a transfer by the company for the purpose of section 45, ठीक है, as well as 46 subsection 1। मतलब अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो सेक्शन 45 और सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 के तहत, ठीक है, इसे हम ट्रांसफर नहीं कहते। और आप लोगों को पता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 प्रीवियस लेक्चर्स आई थिंक 2-3 क्लास पहले ही मैंने समझाया था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में क्या होता है, ट्रांसफर किसे बोलते हैं, इसके बारे में मैंने बात किया। अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको एक और एक चीज पढ़ा सेक्शन 47 बोल के, जिसमें मैंने आपको जिसको देखने में ट्रांसफर लगता है फिर उसको ट्रांसफर नहीं माना जाता, उसमें ये वाला पॉइंट भी था, ठीक है। सो अगर आप एक एक करके सारा सेक्शन को अच्छे से पढ़ोगे ना सर, हर एक चीज आपके आंखों के सामने ना एकदम क्लियर कट विजिबल होगा। बट अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो यही सब चीज आपको तंग कर जाएगा, और फिर आप बोलोगे टैक्स दिमाग में नहीं घुस रहा है। जैसे टैक्स का पेपर जो होता है ना, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे क्रिटिकल माना जाता है, मतलब विद ऑल रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स कॉस्ट, विद ऑल रेस्पेक्ट। बट पॉइंट इज दैट कि टैक्स को क्यों क्रिटिकल सोचा जाता है, क्योंकि इसमें हर मोड़ पे बात चेंज हो जाता है, हर मोड़ पे नया नया बात आ जाता है, ठीक है। जैसे वैसे गाना है ना, तो मैं निकला गाड़ी लेके सड़क पे एक मोड़ आया। अब वहां पर तो हम डील छोड़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोविजन बदल जाते हैं, ठीक है। गाड़ी लेके निकलेंगे टैक्स पढ़ने में, अब थोड़ा सा क्या एक मोड़ आएगा, एक बात कह दिया, दूसरा मोड़ आएगा फिर और एक बात कह दिया, मतलब इतना बात कॉम्प्लेक्स कर देते, इतना मोड़ है कि उस मोड़ में स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर्स वो भूल जाते हैं कि भाई कौन से मोड़ में क्या कहा गया। इसीलिए देखना जो लोग टैक्स फॉर्म चलाते हैं, ठीक है, वो हमेशा किताब लेके बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना प्रोविजन उतना सारा चीज रियल में चेंज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना याद रखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, मेन मेन चीजें याद तो रखना पड़ेगा ना सर। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता, ठीक है, इसमें डरने वाला कोई बात नहीं। यही तो है जो, इसीलिए जो इनकम टैक्स कैश काउ है, आज के डेट में कैश काउ समझते हो, मतलब जो गाय ज्यादा दूध देता है उसको कैश काउ बोलते हैं, ठीक है। अब कैश काउ क्यों, आप एक ऐसे प्रैक्टिशनर, जब आप ऐसे प्रोफेशनल अपना प्रोफेशन सेट करोगे, अकाउंट्स का काम आजकल तो सभी करेगा, लेकिन टैक्स का नॉलेज रहने से आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट भी अपने आप को बहुत मार्केट है।
ठीक है, ये सब चीज आप लोग टाइम टू टाइम जान जाओ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता इंपॉर्टेंस बताने के लिए, तो बता देता हूँ। अच्छा, the above section is restricted in its application to the circumstances mentioned therein, that is, asset of the company must be distributed in specie to shareholder on the liquidation of the company. If, however, the liquidator sells the asset of the company resulting in a capital gain and distribute the funds so collected, the company will be liable to pay tax on such gains. माने इसका माने क्या हो सकता है? तो माने मतलब माने ऐसा हुआ सर कि लिक्विडेटर कौन होता है? जो कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, भाई कंपनी का एसेट्स बेच बाच के कंपनी को पैसा दे देगा, उसका पैसे से कंपनी अपना थोड़ा बहुत मौज करने का, मौज तो करने का नहीं, कुछ बचा नहीं, बट जितना सुकून मिले अंदर से कि भाई चलो कुछ तो मिला, ठीक है। तो अगर कंपनी का लिक्विडेटर, नॉर्मली कौन होता है लिक्विडेटर? चार्टर्ड हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीएमए का काम करने वाले लोग हो सकता है, वैल्यूअर या एक्चुअरीज होता है। जानते हो सर एक्चुअरीज के बारे में सुने हो आप लोग? पॉपुलरली नोन एज वैल्यूअर। ये भी आजकल एक बहुत ही पॉपुलर पढ़ाई है, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स और जिनका कैलकुलेशन अच्छा है, तो मैथ स्टैट्स का नॉलेज जिसका प्यारा लगता है, वो एक्चुअलीज का पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी में, म्यूचुअल फंड कंपनीज में बड़ा अच्छा जॉब है इनका, और हाई प्रोफाइल जॉब, मतलब चार्टर्ड के इतना बताऊं सर, चार्टर्ड से भी ज्यादा सैलरी देता है एक्चुअलीज। समझ रहे हैं सर? सर क्या होता है बाद में बताइए। अच्छा बता देंगे सर, सब बात एक साथ बताने जाएंगे तो आप भी पगला हो जाएंगे। अब लिक्विडेटर सेल्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी रिजल्टिंग इन अ कैपिटल गेन एंड डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स सो कलेक्टेड। मतलब वो क्या करेगा, लिक्विडेटर क्या करेगा, एसेट बेच बाच के कंपनी को पेमेंट पैसा दे देगा। तो ऐसे केसेस में कैपिटल गेन लग सकता है, लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में सारा एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, भाई तुम थोड़ा लो, तुम थोड़ा लो, तुम थोड़ा लो, जितना शेयर होल्डर है कंपनी का, क्योंकि शेयर होल्डर का तो लॉस हुआ है ना। आप जब कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपनी का कौन लगते हो सर? आप कंपनी का ट्रू ओनर लगते हो। जब कंपनी लॉस में चले जाते हैं, लॉस किसका होता है? सारा शेयर होल्डर का होता है। जिसका शेयर होल्डिंग जितना ज्यादा उसका लॉस उतना ज्यादा, ठीक है। तो अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा, बट अगर एसेट बेच के लिक्विडेटर के हाथ में रहता है नॉर्मली, जो लीगली पूरा कॉन्सेप्ट को संभालते हैं, और कंपनी के हाथ में पेमेंट कर देता है बाद में, तो वो कैपिटल गेन में आ सकता है। अच्छा, शेयर होल्डर के हाथ में, शेयर होल्डर रिसीव मनी और अदर एसेट्स फ्रॉम द कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, they will be chargeable to income tax under the head capital gain in respect of the market value of the asset received on the date of distribution। मतलब जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो एसेट मिला उसका जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से आपको गेन माना जाएगा। और the money so received by them, the portion of distribution which is attributable to the accumulated profit of the company is to be treated as dividend income। अगर कोई कंपनी की तरफ से कोई accumulated profit का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसको डिविडेंड इनकम मानेंगे, और डिविडेंड इनकम है तो वो अदर सोर्स में जाता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी। सर ये आईफोस पे चर्चा करेंगे, एक चैप्टर आता है ना 5 हेड में से, सैलरी, अदर सोर्स, सॉरी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बीपीएन, बिजनेस एंड प्रोफेशंस, कैपिटल गेन, एंड देयर इज अनदर चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वहां पर मुझे डिविडेंड के बारे में चर्चा करने का मौका मिलेगा, बिकॉज डिविडेंड इनकम को अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है। तो बात ऐसा है कि अगर कंपनी का कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे डिविडेंड इनकम माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज सी, which would be taxable in the hands of shareholder. The same will be deducted from the amount received or fair market value for the purpose of determining the consideration for computation of capital gain. Details चर्चा of section 2 subsection 22 clause C कहाँ होगा? अदर सोर्स में होगा। मतलब अगर आप कंपनी से डिविडेंड गेन करते हो लिक्विडेशन के टाइम पे, ठीक है, नॉर्मल में भी डिविडेंड मिलने से उसका टैक्स देना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ छूट है, लेकिन कैपिटल गेन सॉरी अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, ठीक है। अच्छा, पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाया इसका थोड़ा समरी कर लेते हैं कि कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन। जब कोई कंपनी लिक्विडेट होता है तो अपने जो एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 46 सबसेक्शन 2, 46 सबसेक्शन 1 के तहत डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए ट्रांसफर, सो नॉट कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी, याद रखिएगा, ठीक है।
लेकिन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इस पे एक एक्सेप्शन था ना, आपको बताया कि अगर लिक्विडेटर ने सारा सेल करके कंपनी को देता है तो मे भी कैपिटल गेन लग सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स नॉट अ ट्रांसफर, सो नॉट नो कैपिटल गेन अट्रैक्टेड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी समझाया, डिस्ट्रीब्यूशन एट्रिब्यूटेबल टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी जब अपना एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें अगर कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक्चुअली यही तो तरीका होता है सर। शेयर मार्केट में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सिंपल समझे, कभी कभी आप लोगों को लगता होगा सर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर कैसे करोगे। देखो सुनो, जब हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब ऐसा होता है सर, से फॉर एग्जांपल किसमें इन्वेस्ट करें, ना HDFC बैंक में इन्वेस्ट करें। अब HDFC बैंक का एक शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 1515। अगर किसी ने भी HDFC बैंक पे 1 मंथ बैक इन्वेस्ट किया है तो उस टाइम पे HDFC बैंक का दाम चल रहा था 1403। सो प्लीज टेल मी 1400 से 1500 में जो शेयर का एक महीने में इनकम हुआ है, पर शेयर में कितना गेन दिया सर, बोलो। हंड्रेड पर शेयर, है ना, क्या सर सही है ना कैलकुलेशन। मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूँ, बाकी आप देख पा रहे हो कितना डिफरेंस है। अब अगर आप 100 पर शेयर का गेन करते हो तो ये आपका एक्चुअली कैपिटल गेन। अगर आप शॉर्ट टर्म एक साल से पहले बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म, अगर आप एक साल बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। लेकिन ये तो कैपिटल गेन इनकम, इसके अलावा और एक इनकम भी होता है। क्या इनकम बोलो तो, कंपनी आपको डिविडेंड रिटर्न भी देता है। HDFC बैंक उतना अट्रैक्टिव वे में डिविडेंड नहीं देता, इसलिए आप देख सकते हो स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड। इसमें भी जब आप लोगों को मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि डिविडेंड रिटर्न देने में क्या होता है। जो कंपनी डिविडेंड रिटर्न देता है वैसा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा मानो कि डिविडेंड अगर आपको कम देता है इसका मतलब बिजनेस में ग्रोथ है, ठीक है। अगर डिविडेंड ज्यादा देता है इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ कम है, मतलब पैसा को यूटिलाइज करने का जगह कंपनी के पास थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज द रीजन ये प्रॉब्लम होता है। अब वो छोड़ो सर, आपको क्या कहने का कोशिश किया, जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो आपके सामने दो मौका होते हैं। आप कंपनी में कैपिटल गेन भी कर सकते हो और आप कंपनी से डिविडेंड भी ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, HDFC बैंक का रेवेन्यू कमाया, खर्चा वगैरह माइनस किया, करते करते टैक्स वगैरह दे दिया, सारा देते देते नेट इनकम पे आ गया। तो ये फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स का डिस्कशन है, बट मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि अर्निंग पर शेयर, नेट इनकम को जब नंबर ऑफ शेयर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हमें अर्निंग पर शेयर मिलता है। और डिविडेंड पर शेयर जो कंपनी का प्रॉफिट है उसके हिसाब से कंपनी हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पर शेयर में यहाँ पर बताया जा रहा है सर 15.50 करके डिविडेंड पर शेयर दे रहा है, ठीक है। अब आप डिविडेंड कमाओगे तो उस डिविडेंड का बात यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंपनी से डिविडेंड भी कमा सकते हो और आप कंपनी से कैपिटल गेन भी कमा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मैं आपको इस डिविडेंड का बात कर, अब ये तो देखो HDFC बैंक एक काफी बड़ा बिजनेस है, काफी तो इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक है अभी, ठीक है। As per the business model, as per the service from each and every angle, HDFC is one of the best, one of the best private bank in India currently. फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है कि किस हिसाब से इसका बिजनेस डेवलप कर रहा है ना। पॉइंट इज दैट सर, वही बात, अगर कंपनी बंद होने के टाइम पे किसी को अपना प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, उसे डिविडेंड कहते हैं। आप लोग जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, जो ऑलरेडी FM पढ़ता है तो पता होगा, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे FM में, डिविडेंड डिसीजन पॉइंट, ठीक है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास करता है, इंटर में है, फाइनल में है, ठीक है। फाइनल में SFM बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और नॉर्मल इंटरमीडिएट लेवल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें भी डिविडेंड के बारे में काफी डिटेल्स में बातचीत होता है, लेकिन वो डिविडेंड का कैलकुलेशन एंड फाइनेंशियल पर्पस में,
ठीक है। तो मैं आपको उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब कंपनी अपना प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसे अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है, मतलब टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। अच्छा, बात दूसरा है कि यहाँ पर और एक चीज देखना, अगर कंपनी आपको शेयर होल्डर के हाथ में कुछ भी ऐसे आता है तो उसमें हिसाब क्या होता है, मनी रिसीव्ड प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो पैसा आपको मिला या फिर अगर एसेट मिला तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू। तो हो सकता है कंपनी ने आपको एयर कंडीशन खोल के दे दिया, कंपनी का वो कार था आपको दे दिया, ठीक है, लेकिन कार का वैल्यू, एसी का वैल्यू, आप समझ रहे हैं ना। तो एफएमवी ऑफ द एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस डीम्ड डिविडेंड, अगर कुछ है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। उसके ऊपर बेस करके आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन होता है, मतलब आपको एक्चुअल में कितना आया शेयर होल्डर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48, जिसके ऊपर आपका कैपिटल गेन चार्ज होगा, टू बी कंसीडर्ड एज कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो ये सिंपल बात है कि जब कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर सिर्फ प्रॉफिट से डिविडेंड देगा तो वो अदर सोर्स में जाएगा, वो कैपिटल गेन में नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ भी है तो मनी रिसीव्ड या एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, वहां से डीम्ड डिविडेंड को माइनस कर दीजिएगा, जो वैल्यू बचेगा वो आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा एज पर सेक्शन 48 ऑफ द कैपिटल गेन का जो फॉर्मेट के हिसाब से, और उसी के ऊपर आपका कैपिटल गेन चार्ज होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हो गया तो लॉन्ग टर्म। ठीक है। एंड एक बात और याद रखिएगा कि जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंपनी के लिए कोई कैपिटल गेन नहीं है, क्योंकि सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 इसे ट्रांसफर नहीं मानता, और क्योंकि इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता तो इसके ऊपर मैंने क्लास में समझा के रखा आपको, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन का चांसेस ही नहीं है। जिसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे उसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने आपको ट्रांसफर के ऊपर बहुत डिटेल्स में क्लास में चर्चा करके रखा, याद होगा आपको। मैंने 2 पॉइंट में ही चर्चा करके रखा, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, एज वेल एज मैंने इसके ऊपर भी बात करके रखा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 स्टार्टिंग लेवल में ही बोला था आपको कि ट्रांसफर क्या है। ठीक है, ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, मतलब ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, एज वेल एज सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 व्हाट इज ट्रांसफर, व्हाट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसफर व्हाट इट मींस। ठीक है, ट्रांसफर एंड नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ये दोनों एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल गेन के लिए। तो देखो बारीकी से जानना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग पढ़ो, जानो, डिटेल्स में जानो सर। ठीक है, हड़बड़ कर सकते हो बट हड़बड़ी में क्या है ना, एक बात कहते हैं सर, जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दबाजी में क्या होता है ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर जाओगे। अगर पढ़ने का तरीका समझ जाओगे ना, अगर कुछ पॉइंट मेरे से भी मिसिंग हो जाए आप खुद भी पढ़ के समझ जाओगे, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलते बोलते इतना सारा पॉइंट कवर करता हूँ। अगर आप उसको अपने दिमाग में बैठा सकते हो ना तो आप कोई भी पॉइंट पढ़ के समझने का ताकत रख सकते हो। तो इट्स जस्ट सिंपल एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आप अपना नॉलेज को इतना एनहांस कीजिए कि पढ़ के आपको समझ में आए, बस यही कहने का मतलब। ठीक है, चलो, आई थिंक ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलो स्लम सेल, हाँ स्लम सेल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, बीच में मैं काफी सारा पॉइंट में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। स्लम सेल के बारे में थोड़ा बात करें, ठीक है, कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल, सेक्शन 50B। तो ये बताना होगा स्लम सेल होता क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, स्लम सेल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही मैं बता रहा था आपको इधर व्हाट इज स्लम सेल। चलो देखते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42C, slum cell means transfer of one or more undertakings by any means for a lump sum consideration without values being assigned to the individual's assets and liabilities in such transfer. What it means of, क्या मतलब रहा इसका,
इसका क्या मतलब रहा? चलो फटाफट बोलेंगे, फटाफट समझिएगा, सिंपल वे में कोशिश करेंगे सर। पहले बात तो आपको ये समझना पड़ेगा अंडरटेकिंग क्या होता है। ये वर्ड आई होप आप लोग सुने हो। अंडरटेकिंग मतलब बिजनेस, ठीक है। इट इंक्लूड्स एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और a unit or divisions of an undertaking or a business activity taken as a whole but does not include individual assets or liability or any combination thereof not constituting a business activity। बात समझे? मतलब अगर कोई बिजनेसमैन के पास कोई पर्सनल एसेट्स हैं, मतलब अनिल अंबानी का पर्सनल घर या मुकेश अंबानी का पर्सनल घर उसका अंडरटेकिंग नहीं, जिसमें वो अपना बिजनेस एक्टिविटी करता है वो उसका अंडरटेकिंग है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है गुजरात में, जामनगर रिफाइनरी एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ सर, वैसे मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है कि आपको मैं जामनगर घुमाने लेके जाऊँ करेंटली, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जामनगर रिफाइनरी। अगर आप कभी मौका मिले, जामनगर ऐसे तो घुसने नहीं देगा सर, हम देख पा रहे हो सर, ये जो रेडियस है गुजरात में है सर, इसका रेडियस 35 किलोमीटर का रेडियस है। 35 किलोमीटर का रेडियस में मतलब आई थिंक इट्स लाइक एक कोलकाता जैसे शहर बन जाएगा। कोलकाता से थोड़ा छोटा हो सकता है बट ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर रेडियस कोई कमती चीज नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपको पूरा जामनगर का वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, इसका इमेज है धीरूभाई अंबानी। 35 किलोमीटर एरिया का रेडियस है पूरा, समझ में आ रहा है सर? इसमें अगर मैं आपको जामनगर का फैक्ट्री का इमेज दिखाऊं तो इट्स लुक लाइक दिस, इतना बड़ा एरिया है और इसके अंदर ऐसा एकदम एक बसा बसाया शहर भी बोल सकते हो आप जामनगर। सो बट इतनी अंडरटेकिंग है, यहाँ पर किसी का पर्सनल एसेट नहीं है, ये कंपनी का है, ठीक है। वो बॉम्बे में या गुजरात में उन लोगों का घर जहाँ है वो उनका पर्सनल एसेट्स है, उसको बिजनेस में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस के लिए है अंडरटेकिंग कहलाता है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स किसी भी अंडरटेकिंग का पार्ट और यूनिट और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग और a business activity taken as a whole but does not include individual assets or liability or any combination thereof not constituting a business activity। ट्रांसफर का मतलब ऑलरेडी आपको पता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, मीनिंग असाइन टू इट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। ट्रांसफर के बारे में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड बहुत बार। इट वुड इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, सेल कर दो, एक्सचेंज कर लो मतलब बदले में कुछ एडजस्टमेंट करके, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सचेंज करते हैं ना, मोबाइल फोन एक्सचेंज, पुराना मोबाइल को एक्सचेंज करके नया मोबाइल फोन लेते हैं, कुछ छूट मिल जाता है, मे बी 3000 बच जाए, मे बी 1500 बच जाए, जो बचे वही काफी है ना। लैपटॉप एक्सचेंज ऐसा तो देखते हैं हम लोग। एक्सचेंज इज ऑल्सो ट्रांसफर। कार की एक्सचेंज का बड़ा पॉपुलैरिटी है सर। अगर आपका कार है तो कार एक्सचेंज करते ज्यादातर लोग, मैं देखा हूँ मेरे घर पे अपने पापा को वो देखता हूँ सब। पुराना कार जैसी हो जाए, बाइक तो बचपन में बाइक में देखता था, आजकल कार में देखता हूँ। तो कार थोड़ा पुराना हो जाता है तो एक्सचेंज कर देते हैं, 1-2 लाख 3 लाख जो भी डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब मानो 10 लाख का कार खरीदा था, अब पुराना कार में 3 लाख 3.5 लाख मिल जाएगा, तो और 3.5 लाख देके न्यू कार लेंगे। ऐसे बहुत लोग करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ प्रैक्टिस इन बिजनेस कॉन्सेप्ट। सो रिलिंक्विशमेंट मतलब आपका जो चीज है वो आप छोड़ देते हो, बदले में कुछ ले भी सकते हो ना भी ले सकते हो, बट दिस इज कॉल्ड रिलिंक्विशमेंट। सस्ते में छोड़ दो, मतलब आपका शेयर किसी और को आपने ट्रांसफर कर दिया, त्याग कर दिया अपना, किसी और के नाम पे कर दिया, रिलिंक्विशमेंट, दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स मतलब आपके पास जो अधिकार था, अधिकार को आपने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रॉय। राइट आपके पास था बट आप कंप्लीटली आपका राइट किसी और को दे दिया, राइट बेच दिया। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। हाँ बोलो सर। सर जैसे फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर एक्सटिंग्विशमेंट हाँ हो सकता है, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ शेयर अब और नहीं रहेगा वो, ठीक है। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर में एक बात करेंगे, अच्छा पॉइंट उठाया तुमने, वो भी कैपिटल गेन का एक पार्ट है। शेयर फॉरफिट करके कंपनी को जो मिलता है ना, वो भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अल्टीमेटली किसी का पैसा टाइम पे ना देने से वो पैसा फॉरफिट हो जाता है, वो भी कैपिटल गेन पार्ट है। वेरी गुड सर, आएंगे। दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर।
कंपल्सरी एक्विजिशन जैसे सरकार करता है ना, कंपल्सरीली एक्विजिशन कर लेता है जमीन, है ना। जैसे कोलकाता में रिसेंटली एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बोबाजार बोल के एक एरिया है सेंट्रल रेवेन्यू के, वहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। गंगा गंगा के नीचे से जो मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहा है ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन सर इसमें कोलकाता में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस एरिया में जितना घर है ना, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा डेंजर जोन में आ गया है, ये नीचे खोखला हो गया है, और उस रूट में ऑलरेडी पहले से मेट्रो लाइन था। तो आई थिंक ये डिसीजन सही नहीं हुआ फ्रॉम इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव कि ऑलरेडी एक मेट्रो लाइन जिस एरिया से गया है और वो भी इतना पुराना, उसी एरिया में एक दूसरा मेट्रो लाइन फिर से मिट्टी के नीचे से, ठीक है, काफी रिस्की हो गया। और उस एरिया में ना हर घर 2 दिन छोड़ छोड़ के क्रैक दिखाई दे रहा है, मतलब ईच एंड एवरी घर में क्रैक दिखाई दे रहा है ये एरिया से। सियालदा सियालदा से मेट्रो लाइन, ये जो सॉल्टलेक से जो मेट्रो चल रहा है ना, यही मेट्रो हावड़ा तक जाएगा। ये सियालदा वाला मेट्रो इस तरह से, ये बिपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट है ना, इसी एरिया होके ये एक्चुअली निकलेगा। ये जो कोलकाता मेट्रो स्टेशन गेट दिख रहे हैं ना, इसी एरिया में एक दूसरा मेट्रो लाइन इधर से जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम दिस एरिया। अब इस एरिया में ऑलरेडी मेट्रो लाइन है, अब उसमें से और एक मेट्रो लाइन इधर से इस तरह से जा रहा है, तो डबल डबल मेट्रो लाइन मिट्टी के नीचे से, और कोलकाता से ओल्ड सिटी, सो काफी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है सर, और क्रैक हो जा रहा है, पानी निकल रहा है इधर उधर से, ठीक है। लेकिन सरकार ने कंपल्सरी नहीं लिया, मैं यही कहना चाह रहा था आपको। गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन करता है, गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन करता है और बदले में आपको कंपेंसेट करेगा, तो दैट इज आल्सो ट्रांसफर, ठीक है। जैसे मैं आजकल जितना सुन पा रहा हूँ कि करेंटली वो वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया गया और वो सब घर को खाली किया गया, ये सारा पैसा मेट्रो मेट्रो प्रोजेक्ट देगा, मतलब मेट्रो का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो देगा। तो एक्चुअली कोलकाता मेट्रो इंडियन रेलवे का पार्ट है, करेंटली इंडियन अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चलाता है, सरकारी है, तो वही लोग दिया देगा सर, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कंपेंसेट करेगा। तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर, डिटेल चर्चा हो चुका है। सो अंडरटेकिंग क्या है, ट्रांसफर क्या है, आप समझ रहे हो। लेकिन अब बात ऐसे है कि अंडरटेकिंग को जब ट्रांसफर किया जाता है, मतलब रिलायंस अगर अपना कोई फैक्ट्री किसी को सेल कर रहा है, ठीक है, अगर रिलायंस कोई सेल कर रहा है, कोई भी बड़ा बिजनेस किसी और बिजनेस को अपना फैक्ट्री अंडरटेकिंग सेल करता है, तो उसमें जो गेन का खेला चलता है ना, उस खेला को स्लम सेल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल गेन कैसा हो सकता है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, सेक्शन 50B सबसेक्शन 1, ठीक है। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स, अगर आप 36 महीना होल्ड करके फिर बेचते हो, मतलब 3 साल, shall be chargeable to income tax as capital gain arising from the transfer of long-term capital asset and shall be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place. इसमें से जो प्रॉफिट आएगा arising from such transfer of one or more undertakings held by the SSC for not more than 36 months, अगर है तो शॉर्ट टर्म, मतलब 36 महीना होल्ड करके फिर बेचते हैं कोई, तो लॉन्ग टर्म, अगर उससे पहले करेगा तो शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में फर्क क्या है सर, लॉन्ग टर्म एक तो टाइम का फर्क है, टैक्स रेट में भी फर्क आ जाता है, इंडेक्स बेनिफिट में फर्क आ जाता है। स्टार्टिंग लेक्चर्स पढ़े एक बार, स्टार्टिंग 2-3 लेक्चर्स पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क पड़ता है। तो फॉर्मेट पढ़ाने के टाइम भी मैंने इसको पढ़ा के रखा, सेक्शन 48 के तहत जो मैंने फॉर्मेट बताया आप लोगों को, जो कैपिटल गेन का फॉर्मेट है एज पर इनकम टैक्स, उसी फॉर्मेट में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फर्क समझ में आ जाता है। अच्छा, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने कोई पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को जब आप बनाते हो उसका खर्चा भी पड़ता है ना, तो उसमें कुछ खर्चा आपका इंप्रूवमेंट का खर्चा है, कुछ खर्चा आपको डीम्ड कर लिया जाता है, मतलब मान लीजिए कि ये खर्चा है सेक्शन 50B सबसेक्शन 2 क्लॉज I, the net worth of the undertaking or the division as the case may be shall be deemed to be the cost of acquisition and the cost of improvement for the purpose of section 48 and 49 in relation to capital asset of such undertaking of division transfer. इसमें कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, however be available even if this cancel has been placed in undertaking held for more than 36 months resulting in a long term capital gain.
स्लम सेल में इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, भले ही आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो। नॉर्मली लॉन्ग टर्म में इंडेक्स बेनिफिट मिलता है, नॉर्मली लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाता है, लेकिन स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है सर? प्लीज एक बार फर्स्ट 2-3 लेक्चर देखो ना सर, इंडेक्स बेनिफिट समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करा के रखा, जिन लोगों का नहीं हुआ है या जो रिवाइज करना चाहते हो प्लीज करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्लम सेल का ना आपको एक बार सिंपल तरीके से इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सर स्लम सेल में पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार आप नॉर्मल वे में समझ लो। देखो सेक्शन 50B का पूरा समरी देख लो। अच्छा, इज द अंडरटेकिंग हेड फॉर मोर देन 36 मंथ्स? पहला सवाल, क्या आपके पास क्लाइंट आया है, ठीक है, आप सवाल करो अपने क्लाइंट को, क्लाइंट अपना अंडरटेकिंग बेचना चाहता है, पर उसका टैक्स कंसिक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है उनको। मानो मेरा कोई फैक्ट्री है और आप लोग कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर दो, और मैं आपके पास गया और आपको जाके मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ मुझे कि मैं अपना फैक्ट्री बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, मेरा क्या कैपिटल गेन, क्या सरकार का टैक्स का मैटर है, थोड़ा समझा दो। तो मेरा पहला सवाल है, तब आप मुझे पहला सवाल करते हो कि इज द अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स बिफोर ट्रांसफर? अगर यस है तो जवाब एक होगा, अगर नो है तो दूसरा जवाब होगा। रिजल्ट इन कैपिटल गेन इज एलटीसीजी अगर 36 महीने से ज्यादा है तो नो इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी अवेलेबल। याद रखिएगा, कॉमन सेंस कहता है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म में, लेकिन स्लम सेल में नहीं दिया जाता। कितना टैक्स लाइबिलिटी है? जितना कमाओगे 20% सरकार के घर में कर देना, ठीक है। अपना यूनिट बेच के जो कमाओगे वो 20% उसका सरकार के घर में देना है। और अगर आप 36 महीने से पहले बेच रहे हो तो आपको एसटीसीजी होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स रेट नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन है। इसका मतलब अगर आपका इनकम अप टू, मतलब मानो आपको और भी इनकम है, आप बड़ा फैक्ट्री चलाते हो, दूसरा इनकम भी होगा आपका, तो आपका जो भी इनकम है, अगर आपका इनकम नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में आपको 2.5 लाख, ग्रेटर देन 2.5 to 5 lakh at the rate 5%, ग्रेटर देन 5 लाख to 10 लाख, ये सब बेसिक्स है, एट द रेट 20%। अगर 10 लाख से ऊपर हुआ तो एट द रेट 30%। अगर 50 लाख से ऊपर हुआ तो सरचार्ज लग जाएगा। अगर 1 करोड़ से ऊपर होगा तो भी सरचार्ज लगेगा। अगर 2.5 करोड़ के ऊपर गया तो भी सरचार्ज लगेगा। 5 करोड़ के ऊपर गया तो भी सरचार्ज लगेगा। इसका पूरा स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेडिशनल रेट है। और एक है सर 115 बीएससी, उसमें थोड़ा डिस्काउंटेड मिलता है। तो ये नॉर्मल टैक्स का एरिया है, जो आप लोगों में बेसिक्स में बताता हूँ नॉर्मली। जिन लोगों ने बेसिक्स कर लिया ठीक है, जो नहीं किया तो प्लीज एक बार बेसिक अभी गो थ्रू करके रखो सर। मैं बाद में जब वापस स्टार्ट करूंगा बेसिक्स फिर से एक बार कर लीजिएगा। अच्छा सर, ठीक है, समझ गए। अच्छा, फिलहाल इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब कंप्यूटेशन कैसे करना है स्लम सेल का वो बता देते हैं। सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे किया होगा? फुल वैल्यू मतलब कितना कंसिडरेशन आपको मिला है उसका हिसाब क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब आपने आपका यूनिट बेच दिया, फैक्ट्री का कोई यूनिट बेच दिया या पार्ट ऑफ यूनिट बेच दिया, तो जितना पार्ट ऑफ यूनिट बेचा या टोटल यूनिट बेचा उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, हायर ऑफ FMB1 and FMB2, हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 1 एंड FMB फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 2। मतलब यहाँ पर बात ऐसा है कि फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का भी ना कुछ तरीका होता है। चलो देख लेते हैं, कौन बताता है सर? इनकम टैक्स बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम टैक्स को कंट्रोल करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अकॉर्डिंगली द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डीम्ड वैल्यू ऑफ फुल कंसिडरेशन के बारे में बात करता है।
इसमें बताते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कैलकुलेटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर एंड उसको डिम्ड मान लिया जाएगा। डिम्ड का मतलब क्या, मान लिया जाएगा। Accordingly, CBDT has prescribed that for the purpose of section 50B subsection 2 clause 2, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को सबसेक्शन कहते हैं एंड सेकंड ब्रैकेट में जो रहता है उसको क्लॉज कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्लॉज इसलिए है, अगर इसके बाद अगर मानो ये सेक्शन रहा, ये सबसेक्शन रहा, ये क्लॉज है, और एक ब्रैकेट रहेगा तो सब क्लॉज बोलते हैं। सेक्शन 50B subsection 2 clause 2, the fair market value of capital asset would be the higher of FMB1, FMB2. FMB1 कैसे कैलकुलेट होगा? Being the fair market value of capital asset transferred by way of slump sale determined on the date of slump sale, जिस दिन सेल होगा। And FMB2 क्या है? Being the fair market value of the consideration monetary and non monetary, मतलब आपको पैसा भी मिल सकता है या नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, received or accruing as a result of transfer by way of slump sale, मतलब बदले में कुछ ऐसा मिला आपको जो पैसा नहीं मिला, कोई नॉन मॉनेटरी चीज मिला, लेकिन उसको भी आपको वैल्यू करना है। सो दोनों में से जो आपको ज्यादा होगा, FMB1 और FMB2 में जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसे कंसिडरेशन ट्रीट किया जाता है। याद रहेगा सर? वेरी सिंपल बात। सरकार का कहना है कि आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी रिसीव कर सकते हो जिस दिन स्लम सेल कर रहे हैं। Being the fair market value of capital asset transferred by way of slum sale determined on the date of slum sale, and fair market value 2 क्या बोलता है? Being the fair market value of the consideration monetary as well as non monetary, जो भी हो मिक्स्ड अप करके भी हो सकता है। Received और accruing, या तो रिसीव कर चुके हो या तो अभी नहीं मिला, बाद में मिलेगा। accrue मतलब ड्यू हो चुका है, मिलेगा जरूर बट आज नहीं तो कल, as a result of transfer by way of slum sale। इन दोनों में से जो हायर होता है उसे आपको फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानने के लिए बताया जा रहा है। ये कैलकुलेशन का तरीका है कि मेरा एफएमबी क्या होगा। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक बार आपको, रिपोर्ट ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही जरूरी है, चाहे कंपनी सेक्रेटरी भी उसको बनाए या सीएमए भी उसको बनाए, बट सीए के पास इसका पावर है। Every assessee in the case of slum sale shall furnish in the prescribed form on or before 30th September of the assessment year, that is the specified date referred under section 44AB। सर 44AB के बारे में कहाँ पढ़ेंगे एक्चुअली? सर बिजनेस एंड प्रोफेशनल के चैप्टर आएगा ना, वहां पर ऐसे तो बात करना ही मुझे इसके बारे में। 44AB के तहत ना टैक्स ऑडिट का मौका मिलता है, और ये टैक्स ऑडिट और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ चार्टर्ड ही कर सकता है। टैक्स का काम सीएस भी कर पाएगा, सीएमए भी कर पाएगा, लेकिन जब ऑडिट का मैटर आता है तो उनको चार्टर्ड से ही करवाना पड़ेगा। बात याद रखिएगा सर, ठीक है। ये सब कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज सीए लेके जाता है सर, कुछ कर नहीं सकते, पुराना है इसीलिए। ये साथ सीएमए वाले थोड़ा चिल्लाते हैं इस मैटर पे कि हमें भी ये सब दे देना चाहिए। इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी है, बट इट्स अ मार्केट प्रैक्टिस, अब इसमें बात नहीं करेंगे सर। तो 44AB के तहत क्योंकि ऑडिट करवाना पड़ता है ना, तो इसीलिए सेल्फ फर्निश इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ऑन और बिफोर 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। एवरी असेसमेंट ईयर का 30 सितंबर से पहले करना है, ठीक है, बिकॉज वो रिटर्न फाइलिंग का टाइम आ जाता है, या फिर 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। रिटर्न फाइलिंग मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो डेट है उससे पहले आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट सबमिट करना है। Report of a chartered accountant indicating the computation of a net worth of the undertaking or a division, as the case may be, and certifying that the net worth of the undertaking or a division has been correctly arrived in accordance with the provision of this section। मतलब इसमें सीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है कि आप बताओ कि सारा का सारा चीज, सारा वैल्यूएशन सब सही है कि नहीं है। अकाउंटिंग वे में, फाइनेंशियल वे में सब कुछ ठीक ठाक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, आप ऑडिट करके, ऑडिट का मतलब क्या, चेक करके आप कंफर्मेशन साइन कर दो, ठीक है, ताकि सरकार इसके बारे में सवाल ना करे। ये ऑथोरिटी है 50B सबसेक्शन 3। बदले में सीए क्या लेगा, चार्ज लेगा, एक फीस लेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर ना। तो चलो वापस समझ लेते हैं, FMB1 FMB2 क्या है, क्लियर हो गया होगा।
यहाँ से माइनस करो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, मतलब आपने उस पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में जो खर्चा किया था या जो इंप्रूवमेंट का खर्चा किया था, तब जाके आपको क्या मिलेगा, नेट वर्थ। किसी नेट वर्थ का ही तो आपको ऑडिट करवाना है, जो सीए के पास जाके करवाना है। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अंडरटेकिंग का टोटल एग्रीगेट वैल्यू और जो भी लायबिलिटी उसका है उसका भी माइनस करके नेट वर्थ बताओ। असली नेट वर्थ क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब जो मार्केट में उसका लायबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। अब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट में क्या क्या आ जाता है देखो। इन केस ऑफ डिप्रिशिएबल एसेट, अगर आपका डिप्रिशिएबल एसेट है, मतलब कोई मशीन है, कोई पार्ट है जो डिप्रिशिएट होता है, तो उसका जो लेटेस्ट डब्ल्यूडीबी है, रिटन डाउन वैल्यू, जो आप लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट्स में मैम के पास करोगे डिप्रिसिएशन, तो आपको डब्ल्यूडीबी कैलकुलेशन ऐसे 11-12 में भी सिखाया जाता है। और जो लोग 11-12 में नहीं पढ़ा होगा या भूल गया होगा, तो ऐसे भी फाउंडेशन लेवल पर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट्स के हिसाब से डब्ल्यूडीबी मेथड, एसएलएम मेथड आई होप सुने होंगे आप लोग। तो रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। सर कुछ एसेट सेल्फ जनरेटेड भी होते हैं, जैसे कि बिजनेस का गुडविल, वो खरीदा नहीं जाता तो जनरेट किया जाता है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ ए बिजनेस नील माना जाएगा। इन केस ऑफ ए कैपिटल एसेट वेयर द होल एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 35 एडी। 35 एडी क्या है सर? सर अगेन ये बिजनेस का सेक्शन है। 44 एडी बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन है, सिमिलरली 35 एडी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का सेक्शन है। कुछ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ बिजनेस होता है जिसको बनाने में सरकार आपको छूट देता है, मतलब उस एक्सपेंडिचर को अलाउ करता है सरकार कि आप इसे अपना खर्चा दिखा देना, और जिसको हम खर्चा दिखा देते हैं ना उसमें सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ऐसे चीजों को भी हमें नील लेने के लिए बोलता है। और इन केस ऑफ एनी अदर एसेट जो कंपनी में बुक वैल्यू दिखा रहा है उस बुक वैल्यू को लेके चलना। ये होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स का कैलकुलेशन। इतना सारा चीज ऐड करके जो भी लायबिलिटी आएगा उसको माइनस करो। अब 35 एडी के बारे में डिटेल्स चर्चा मैं आपके साथ कहाँ करूंगा, पीपी में करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ 35 एडी जो है दैट इज बेसिकली स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए गवर्नमेंट छूट देता है। 100% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो अगर आप कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में आप अगर इन्वेस्ट करते हो जो सरकार ने बोल के दिया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बता के दिया। ऐसा कुछ जैसे मानो कोई गोडाउन वगैरह बनाने में, ये सब चीजों में देता है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, होटल में भी कुछ छूट है, ठीक है। ऐसे चीजों में अगर आप खर्चा करते हो ना, 35 एडी का पूरा लंबा डिस्कशन है। कैपिटल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच 100% डिडक्शन इज क्लेम्ड in case of capital asset in respect of which the whole of the expenditure has been allowed or is allowable as deduction under section 35 AD, इसका वैल्यूएशन नील माना जाता है इन दिस केस, ठीक है। तो वो देखा जाएगा भाई कौन सा एसेट में कंपनी ने खर्चा करके रखा है। अगर वो एसेट स्पेसिफाइड है 35 AD के तहत, ठीक है, तो उसको वैल्यू नहीं लिया जाएगा, बाकी एसेट्स का वैल्यू बुक वैल्यू लिया जाएगा। और अगर WDB है किसी का तो WDB लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेट वर्थ का कैलकुलेशन करना पड़ता है सर ये तो रहा स्लम सेल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अब आपके मन में चल रहा है सर थोड़ा आधा अधूरा सा फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है समझ तो रहे हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर होने के लिए प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा। चलो एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक जो मन में चल रहा है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है इलस्ट्रेशन 10। ये एग्जांपल आपको पूरा क्लैरिटी कर देगा स्लम सेल में क्या करना पड़ता है। अगर आप इतना देर से पूरा बात अच्छे से सुना है ना तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। मिस्टर ए इज ए प्रोप्राइटर ऑफ आकाश एंटरप्राइजेस, जिनके पास 2 यूनिट है। क्या है सर? 2 यूनिट, 2 फैक्ट्री है मान के चलो। ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/2022, 1/4/2022 में एक यूनिट ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ स्लम सेल फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ऑफ यूनिट 1 on 1/4/2022, द 1 अप्रैल 2022 में 30 लाख का फेयर मार्केट वैल्यू बता रहा है। यूनिट 1 was started in the year 2005-06
द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दिस ट्रांसफर वेयर 28,000। ट्रांसफर करने के पीछे 28,000 का खर्चा किया है। उनके बैलेंस शीट के हिसाब से 31 मार्च 2022 के हिसाब से उनका एसेट और लायबिलिटी का हिसाब हमारे सामने गिवन है। देखना चाहोगे? चलो देखिए सर, लायबिलिटी अपना कैपिटल है 15 लाख का, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में है, रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब किसी भी पर्टिकुलर एसेट का, ये सब अकाउंट्स में ध्यान कराते हैं, मैं अकाउंट्स थोड़ी ना भी बताऊंगा आपको, बस इतना बताना चाहूंगा कि आपके पास कोई एसेट है उसको रीवैल्यू किया है समय के साथ साथ, और रिवैल्यूएशन का रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। रिजर्व में जो अमाउंट आपने रखा है, तो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3 लाख है। बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब मैम के पास करोगे ना, मैम आपको डिटेल्स में अकाउंट्स में सिखा देगा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। आपका ओन कैपिटल 15 लाख का, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आप एक तरह का कैपिटल भी मान सकते हो 3 लाख का, फॉर बिल्डिंग ऑफ 1 यूनिट 1। आपके पास बैंक लोन है 70% फॉर यूनिट 1, जिसका लोन है 2 लाख का, और आपके बिजनेस में क्रेडिटर है यूनिट 1 के बेसिस में 25% का, ठीक है, 25%। अब यूनिट 1 मतलब इसका वैल्यूएशन दिया है आपको 1.5 लाख ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है। और क्या दिया सर आपको? ये सब बैलेंस शीट है और कुछ नहीं। आपको एसेट साइड में क्या दिया है सर? बिल्डिंग दिया, मशीनरी दिया, डेटर दिया और अदर एसेट दिया। ये यूनिट 1 का और ये यूनिट 2 का कुल मिला के आपका ये हिसाब रहा। एक तरफ लायबिलिटी, दूसरी तरफ एसेट्स। एसेट्स फॉर यूनिट 1, एसेट्स फॉर यूनिट 2। कौन सा यूनिट बेच रहे हैं सर हम लोग यहाँ पर? हेलो, आप लोग कनेक्टेड हो? समझ में आ रहा है? कौन सा यूनिट बेच रहे हैं? यूनिट 1। यूनिट 1 बेच रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी और एसेट साइड मैच करके हमें क्या दिख रहा है सर? दोनों 21,50,000 ही है, मतलब ये सब एसेट लायबिलिटी मैचिंग है। कुछ और इंफॉर्मेशन भी हमारे सामने है, जैसे कि रिवॉल्यूशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिजर्विंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसीडर्ड। तो इंडिविजुअल एसेट का वैल्यू क्या कंसीडर नहीं किया गया, मतलब घर का एसेट को नहीं लिया जाता है। अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड, और भी कुछ एसेट्स हैं जैसे कि पेटेंट, ठीक है। 1 जुलाई 2020 में 50,000 का पेटेंट है उनके पास। पेटेंट मतलब कोई आविष्कार है आपका जो आप किसी और को दिए हो, जिसका एसेट आपके पास है। मतलब आविष्कार मतलब कोई फॉर्मूला, ठीक है। पेटेंट होता है, फॉर्मूला का पेटेंट लिया जाता है कि भाई ये मेरा है, आप यूज करो तो बदले में मेरा ये वैल्यूएशन है। तो 50,000 का पेटेंट का वैल्यूएशन है आपका, इसमें कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट कि कंप्यूट द कैपिटल गेन ऑन द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो कि ये एक्चुअली बिजनेस का क्वेश्चन है, इसमें कैपिटल गेन पूछ रहा है क्योंकि आप अपना बिजनेस को बेच रहे हो, ठीक है। तो बिजनेस का यूनिट बेच के जो गेन होगा वो कैपिटल गेन है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस बेचना आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस करना आपका बिजनेस है। तो बिजनेस करके जो इनकम होता है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाता है, लेकिन बिजनेस को बेच के जो इनकम होता है वो कैपिटल गेन में आता है, ठीक है। याद रखिएगा, बेसिकली जो आपका कैपिटल एसेट है उसको बेच के जो गेन करोगे वो कैपिटल गेन है। सो कंप्यूट द कैपिटल गेन 23-24 जो भी यहाँ पर असेसमेंट ईयर दिया है उसके हिसाब से। अब पहले मुझे आप बताओ कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या मानोगे? क्वेश्चन चेक करो एक बार वापस, आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितने का है? सर 1 यूनिट सेल करके आपको टोटल कंसिडरेशन मिल रहा है 25 लाख का, बट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट 1/22 का है 30 लाख का। तो क्या लेना चाहोगे? सर 30 लाख हायर है, 30 30 लाख। लाख। हायर लेंगे ना, FMB2 है ना। चलो सर 30 लाख। So full value consideration higher of FMB of capital asset of unit 1 on 1/4/22 और FMB of monetary consideration received। तो रिसीव हुआ 25 लाख। तो FMB 1 और FMB 2 में जो हायर है
वो लेना पड़ा। इफ बी टू हायर है तो 30 लाख मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन है। अब इसको ट्रांसफर करने के टाइम पे आपको कुछ खर्चा भी हुआ, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को माइनस कर दो सर। बिजनेस को बेचने का वैल्यूएशन 30 लाख, लेकिन उसको ट्रांसफर करने का खर्चा है 28, माइनस करो क्योंकि एक्सपेंस इज योर नॉट योर गेन, दिस इज एक्सपेंस 28,000। तो 28,000 माइनस करके आपका ये वैल्यू आता है। लेकिन अब यहाँ पर खेल है नेट वर्थ का। आपका जो नेट वर्थ होगा वो माइनस करना है, तब जाके आपको कैपिटल गेन मिलेगा। अब नेट वर्थ को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब बिजनेस का जो एसेट एंड लायबिलिटी है, ठीक है, एसेट से लायबिलिटी माइनस करना है, ठीक है। अब एसेट से लायबिलिटी माइनस करने के लिए हमें बिजनेस में जो एसेट्स है उसका वैल्यू करना है, बिजनेस का जो एसेट्स है उसका वैल्यू करना है, और फिर वहां से लायबिलिटी को माइनस करना है, तब जाके हमको नेट वर्थ मिलेगा। बड़ा सिंपल बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा 2 वर्किंग नोट आपके सामने है। कॉन्सेप्ट समझो, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ पेटेंट। आपका पेटेंट का वैल्यू क्या है और बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन है, चलो देखते हैं क्या क्या है आपके पास यूनिट 1 के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ यूनिट 1 ऑफ आकाश एंटरप्राइज। आकाश एंटरप्राइज का नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सर आपके पास बिल्डिंग क्या है, आपके पास बिल्डिंग कितने का है? चलो एसेट लायबिलिटी चेक करते हैं। यूनिट 1 का 12 लाख का बिल्डिंग है ना सर आपका। रिवैल्यूएशन रिजर्व है फॉर यूनिट 1 3 लाख, इसको छोड़ के, हाँ, बिल्डिंग का वैल्यू है 12 लाख, ठीक है। मशीनरी है, डेटर है, अदर एसेट्स है, ओके। यूनिट 1 का डिटेल्स एक बार देख लिया आप लोगों ने। अब इसी के हिसाब से हमें कैलकुलेशन करने में काम करना होगा। तो बिल्डिंग मेरे पास है 12 लाख का, लेकिन उसमें से रिजर्व है 3 लाख का, तो एक्सक्लूडिंग 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को लेके 3 लाख 12 लाख था, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को साइड करके मेरा बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो रहा है? 9 लाख का। मशीनरी है 3 लाख का, डेटर है 1 लाख का, पुट कर दो, ठीक है। लेकिन आपके पास एक अदर एसेट्स में पेटेंट्स है सर। पेटेंट समझते हो ना आप लोग, मैंने आपको बताया पेटेंट किस चीज का होता है, किसी का अधिकार है आपके पास, किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला हो, कोई पर्टिकुलर नो हाउ हो, ठीक है, जिसका पेटेंट है आपके पास, जिसका वैल्यूएशन है आपके पास, ठीक है। जिसका वैल्यूएशन दिखाया 50,000 का, लेकिन उसका रिटन डाउन वैल्यू देखना पड़ेगा। सर 50,000 तो 1 जुलाई 2020 में था, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन बोला गया है 25%। अच्छा, ये डिप्रिसिएशन का डेटा कहाँ से मिला मुझे? क्वेश्चन में तो बोला नहीं था सर। एक पूरा लिस्ट ऑफ चार्ट दूंगा, ये कहाँ दूंगा मैं? जब आपको मैं बीपी पढ़ाऊंगा तब देने का नॉर्मली बात होता है, बट ठीक है मैं दे दूंगा सर। इसी कैपिटल गेन चैप्टर के साथ ही मैं आपको बीपी का लिस्ट का स्नैप दे दूंगा, लेकिन ये बीपी चैप्टर में नॉर्मली इसका लिस्ट मिलता है, ठीक है। मतलब कौन से एसेट में कितना डिप्रिसिएशन होता है उसका लिस्ट दिया जाता है। पेटेंट में डिप्रिसिएशन होता है, कॉपीराइट पेटेंट वगैरह में 25%, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कोई मशीन्स है, ये सब चीजों का 15% स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है। चलो यहाँ पर इवन नहीं था, लेकिन ये आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। लेकिन डोंट वरी, जब लिस्ट पढ़ोगे तो नॉलेज में ऐसे ही आ जाएगा। तो कॉस्ट एज ऑन 1/7/2020 50,000, डिप्रिसिएशन एट द रेट 25% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 12,500। बैलेंस जो WDB हुआ 1/4/2021 को, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर फिर से देना है सेम रेट पे ना, जो 375, इस पे 25% लगाओ, तो बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 आपका हो गया 28,125। बोलो सर, ये सिंपल डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है जो आप लोग बचपन में भी किए हो, और इसका डिटेल्स डिस्कशन से मुझे आपको काम करने को मौका मिलेगा बीपी में, ठीक है। मतलब बीपी में डिप्रिसिएशन बोल के एक अलग टॉपिक ही रहेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में, इनकम टैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी, इज दिस क्लियर? 28,125 कैसे आया, समझ में आ गया ना? तो यह हो गया आपका एसेट। ये बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बस रूल पता करना है।
ये तो इससे अकाउंट्स कॉस्टिंग जो करते हो आप लोग बहुत टफ होता है। अदर एसेट्स आपके पास क्या था? अदर एसेट्स आपके पास यूनिट 1 का 1.5 लाख था, ठीक है। अगर आप देखोगे और उसमें से आप 50,000 माइनस कर दो, दिखाता हूँ, ये देखो आपके पास अदर एसेट्स था 1.5 लाख का, लेकिन उसमें से 50,000 का जो एसेट्स अलग से आपको पेटेंट में दिया हुआ था, अदर एसेट्स ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट एक्वायर्ड, एक साथ 2020 में जो आपने पेटेंट लिया था 50,000 का, वो आपने अलग कर दिया, क्योंकि उसका अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज करके आपने उसका वैल्यू निकाल लिया। सो जो 50,000 आपने यहाँ से हटा दिया, उसका तो आपने वैल्यू निकाल के उसका डिप्रिसिएशन करके आपने उसका वैल्यू तो निकाल लिया यहाँ से। तो फिर अभी न्यूली कितना पड़ा है अदर एसेट्स? 1.5 लाख में से 50,000 चला गया, अब इसका भी डिप्रिसिएशन करके वैल्यूएशन आ गया। सो नाउ योर अदर एसेट्स इज 1 लाख। बोलो सर, ये कहानी क्लियर है? अदर एसेट्स की कहानी क्लियर है। 1.5 लाख का यूनिट 1 में शो कर रहा था, 50,000 का मेरा पेटेंट न्यूली एक्वायर्ड था, लेकिन उस 50,000 का वैल्यूएशन डिप्रिसिएशन चार्ज करके मुझे मिल गया। सो न्यूली आपका अदर एसेट्स में कितना पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में? 1,50,000 से 50 चला जाएगा, सो 1 लाख पड़ा रहेगा, बिकॉज बाकी वैल्यू मैं यहाँ पर एज ए पेटेंट शो कर दिया, नहीं तो डबल काउंट हो जाएगा। ओके, तो टोटल एसेट्स का वैल्यू निकल गया। क्रेडिटर कितना है आपका? 25% ऑफ 1.5 लाख। चेक करो बैलेंस शीट। ट्रेड क्रेडिटर 25% फॉर यूनिट 1, इसमें टोटल वैल्यू दिख रहा है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख का 25% यूनिट 1 के लिए जाएगा। 1.5 लाख का 25% यूनिट 1 के लिए जाएगा, तो यूनिट 1 के लिए 37,500 प्रोपोर्शनेट हो गया। और आपका बैंक लोन है 20% ऑफ टोटल लोन। बैंक लोन 2 लाख है, यूनिट 1 का 70% है, 2 लाख का 70% कितना होता है? 1,40,000। 1,40,000 और 37,500 दोनों को टोटल करो, ऐड करो, तो एसेट से लाइबिलिटी को हटाओ, क्रेडिटर और बैंक लोन तो नेट वर्थ आ जाएगा 12,50,625। ये रहा आपका नेट वर्थ, ठीक है। अब इस नेट वर्थ को आप यहाँ पुट करो, करंट एसेट का नेट वर्थ कितना है। सो आपका 30 लाख का एसेट था, तो सॉरी रिसीव हुआ, 28,000 का ट्रांसफर हुआ, नेट वर्थ उसका जो करंट नेट वर्थ है वो 12,50,625 का है, जो हिसाब किताब करके एसेट लायबिलिटी करके निकाल लिए। तो बाकी जो आपको मिला वो है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि मशीन आपका 2005-6 से यूनिट 1 चालू हुआ था, तो 5-6 से 23-24 तक आते आते लॉन्ग टर्म हो जाता है। और एक बड़ा बात है, इसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, मैं आपको पहले ही बोला, क्योंकि आपको नेट वर्थ वगैरह मिलता है ना, इसलिए इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो 17,21,375 का आपका कैपिटल गेन है। बोलो सर, क्लियर है? क्लियर है सर? अब इस पे 20% सरकार के घर में आ जाएगा। यस सर। इसका 20% करो, सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है স্যার बोलो। কোশ্চেনে কি স্লাম সেল ওয়ার্ডটা মেনশন করে দেবে তো? ऑब्वियस मेंशन करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। सेक्शन 50B, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कैपिटल गेन चैप्टर पे, ठीक है। ठीक है सर, और भी कुछ रह गया, लेकिन एक साथ में और लोड नहीं बढ़ाना चाहता, 2-3 पॉइंट्स है और क्वेश्चंस का करने का कुछ नहीं है, तो जैसे छोटा मोटा कुछ सेक्शंस है, नेक्स्ट वीक करा के मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीक कैपिटल गेन का जो छोटा मोटा और कुछ एरिया रहेगा वो मैं देख लूंगा, अगर कुछ वाइटल है तो वो बता दूंगा, और फिर मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आई थिंक बीपी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक। सर किसी लैंड पे अगर बिल्डिंग, हाँ बोलो। और वो बिल्डिंग सेल हो रहा है, तो फिर कैपिटल गेन अलग अलग लगे या फिर एक ही, मतलब एक ही लगेगा? मतलब जो अगर लैंड पे अगर लॉन्ग टर्म लग रहा है तो कैपिटल पे भी लॉन्ग टर्म, मतलब बिल्डिंग पे भी लॉन्ग टर्म? अगर लैंड बिल्डिंग एक साथ बेच रहे हो तो फिर उसको कॉम्बाइन करके लिया जाएगा, ठीक है। मतलब लैंड और बिल्डिंग एक ही साथ बेचना पड़ेगा, मतलब जिसको बोलते हैं अपार्टमेंट देयर टू, ठीक है।
तो फिर उसको सेम माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मतलब तो लैंड, दोनों को लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा, मतलब अगर 2 साल हाँ बाद बेच रहे हैं तो। हाँ, लेकिन अगर लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग जगह में है, तो फिर उसका अलग अलग ट्रीटमेंट। মানে কি ऐसे जब ইন্ডেক্স लैंड বেনিফিটটাকে सेल होता है, কম্বাইনলি ট্রিট হবে? हाँ ইন্ডেক্সেশন বেনিফিটটাকে ওই কম্বাইনলি ট্রিট করতে হবে? हाँ, तब कंबाइन ट्रीट करना पड़ेगा। अगर लैंड और बिल्डिंग एक ही साथ बेचना पड़ रहा है तो मतलब मानो कि ये मेरा बिल्डिंग है और उसके सामने ही मेरा आंगन जो है वो सेम एक साथ है, वो भी जमीन है, तो अगर उसको एक ही साथ बेचना है तो फिर एक ही साथ उसका ट्रीटमेंट होगा। सर लेकिन जब लैंड और बिल्डिंग बेच आता है तो फिर लैंड का अलग वैल्यू निकलता है, बिल्डिंग का अलग निकलता है, तो फिर हाँ मतलब दोनों एक ही में ऐड हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग जब एक साथ बेचोगे तो फिर उसका वैल्यू अलग नहीं कर पाओगे आप, लेकिन जो सर आप नहीं डीड कर। डीड जो बनता है उस पे लिखा आता है लैंड का वैल्यू मेरा 50 लाख है और बिल्डिंग इसके साथ ही मतलब कितने का वो भी लिखा जाता है डीड पे। हाँ ठीक है, वो आप लिखो, लेकिन लैंड बिल्डिंग अगर अपर्टिनेंट है तो मतलब वो एक ही बिल्डिंग का पार्ट बना जाएगा, मतलब जमीन के साथ घर का वैल्यू इतना है, अलग अलग वैल्यू आप शो कर सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ा है तो लास्ट क्लास में इसका। लेकिन अगर मानो कि बिल्डिंग अलग जगह में है, लैंड अलग जगह में, तब वो इंडिविजुअल कनेक्टिविटी में आएगा। यस सर। मतलब अगर एक मतलब लैंड को बेचना है तो बिल्डिंग के साथ ही बेचना होगा, अगर ऐसा है, हाँ हाँ। ठीक है। लेकिन अगर मानो कि तुम लैंड को अलग कर सकते हो वहां से, बिल्डिंग को छोड़ के, तब लैंड का जो हिसाब है उस हिसाब से होगा, या बिल्डिंग को तुम अलग कर सकते हो यस सर। तब अलग से होगा। लेकिन अगर एक साथ करोगे तो कॉम्बाइन लेवल में हो जाएगा, ठीक है सर। স্যার বলছি যে ধরুন একটা ল্যান্ডের উপর ধরুন 4 তলা বিল্ডিং আছে, কেউ ধরুন সেকেন্ড ফ্লোরটা বেচবে, हम्म, তাহলে ওই সেকেন্ড ফ্লোরে যে ভ্যালুয়েশন হবে মানে ওই স্পেসিফিক যে ফ্লোরটা যে ভ্যালুয়েশন তার সঙ্গে তো ওই ল্যান্ডের ভ্যালুয়েশনটা তখন কম্বাইন ধরতে হবে। अरे बाबा, समझा नहीं आ रहा। ধরুন একটা ল্যান্ডের ওপর 4 তলা বিল্ডিং আছে বা 3 তলা हम्म, বিল্ডিং আছে, কেউ ধরুন हम्म, উপরের ফ্লোর গুলো বেচবে, ধরুন একটা সেকেন্ড ফ্লোর বেচতে চাইছে, हम्म, তাহলে সেকেন্ড ফ্লোরে যে ভ্যালুয়েশন হবে তার সঙ্গে ওই ল্যান্ডের ভ্যালুয়েশনটা ওর সঙ্গে ধরতে হবে। नहीं, আচ্ছা। वो तो फ्लैट सेल हो रहा है, वो फ्लैट बिल्डिंग सेल फ्लैट से। फ्लैट सेल होने में बात ऐसा नहीं होता। না ধরুন ল্যান্ডটাও ধরুন যে মানে ল্যান্ডটাও কেনাই, ল্যান্ডটাও কেনা প্লাস ফ্ল্যাটটাও কেনা, এবার ও শুধুমাত্র ফ্ল্যাটটা সেল করতে চায়, তাহলে ফ্ল্যাটের সঙ্গে তো সেই ল্যান্ডটাও তো মানে ওই জায়গাটা তো হচ্ছে, কারণ ওটা তো লিজ ল্যান্ড না, ওটা তো অ্যাকচুয়ালি মানে ওন ল্যান্ড, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তখন ওটা ক্যালকুলেট করবে না। मतलब देख, अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें लैंड का वैल्यूएशन जरूर कनेक्ट होगा, लेकिन अगर सिर्फ फ्लैट बिकता है ना, तो फ्लैट का जो दाम होता है ना उसमें लैंड का दाम एक्चुअली इंक्लूड हो जाता है, আচ্ছা। ठीक है। लैंड का जो दाम होता है, फ्लैट का जो दाम होता है ना उसमें मतलब लैंड का दाम इंक्लूड होके ही फ्लैट बेचा जाता है सब। मतलब कभी भी ऐसा नहीं, मतलब সেটাই জানতে চাইছি। वो अप्रोक्सीमेट, जैसे एक लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना बात। अब उसमें जितना फ्लैट है वो सभी तो उस लैंड के ऊपर है। सो उस लैंड को यूज करने का, जिसको कॉमन कॉमन एरिया बोलते हैं, ठीक है, उस लैंड को यूज करने का राइट सबको है। सो ओवरऑल जब कोई प्रोमोटर फ्लैट बेचता है तो उस फ्लैट के दाम के साथ लैंड का दाम भी ऐड करके ही बेचता है, प्रोपोर्शनेटली। হুম। प्रोपोर्शनेटली। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि जो बंदा प्रमोट करता है ना, कभी भी लैंड का राइट प्रमोटर को नहीं जाता, लैंड का राइट ऑलवेज लैंड ओनर के हाथ में ही रहता है। मतलब मानो कोलकाता जैसे बड़े शहरों में क्या होता है, जमीन किसी पर्सनल का, प्राइवेट लैंड है, उसका कोई घर था उसको तोड़ के फ्लैट बनाया जाता है नॉर्मली। अब इसमें एक बात याद रखना कि अगर ऐसा होता है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रोमोटर को जमीन दे दिया मतलब प्रोमोटर का जमीन कभी नहीं होता, जमीन का राइट ऑलवेज लैंड ओनर का ही तो रहता है। ऐसे में लैंड और कल उसको तोड़वा दे और फिर नहीं घटवा नहीं दे कर, तो। नहीं नहीं, वो राइट उसके पास नहीं रहेगा, वो राइट यस उसके सर। पास नहीं रहेगा। लेकिन उस जमीन से कभी भी लैंड ओनर को कोई नहीं हटा सकता, लैंड ओनर कभी उस जमीन को बेच नहीं पाएगा, लेकिन স্যার মানে लैंड। জিনিসটা কিরকম ভাবে হয়, মানে ধরুন বলছি একটা ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড আছে, আমি ল্যান্ডটা আমি প্রমোটারের হাতে দিলাম, বললাম যে আমাকে মানে এখানে একটা বিল্ডিং তৈরি করে দাও, আমি সেখানে দুটোকে একটা ফ্লোর নেবো, মানে একদম পুরো প্র্যাকটিক্যালি বলছি, ধরো দুটোকে একটা ফ্লোর নেবো, এবার প্রমোটার কি করলো যে সেখানে একটা বাড়ি বানিয়ে দিল, সে কয়েক বছরের মধ্যে একটা বাড়ি তুলে দিল, একটা ফ্ল্যাট তুলে দিল, বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট তুলে দিয়ে আমাকে দুটো ফ্লোর দিয়ে দিল, তো ফ্লোরের তো দুখানা ফ্লোরের তো আমি ওনারশিপ পেলাম, তার সঙ্গে সেই ল্যান্ডের ওনারশিপটা তখন কে পাবো? আমি পাবো। लैंड का ओनरशिप तेरे पास भी है, मतलब वो एक्चुअली আচ্ছা। उसमें तेरा राइट जो है ना वो तेरा हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा।
लेकिन उस लैंड का ओनरशिप का मतलब ऐसा नहीं कि उस लैंड को तुम कभी किसी को बेच सकते हो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वो लैंड का जो राइट है वो तुम किसी के साथ शेयर कर चुके हो, प्रमोटर আচ্ছা, बिल्डिंग মানে बनाने। আমি শুধুমাত্র ফ্ল্যাটের যে পোর্শন মানে সেইটুকুই থাকবে আমার কাছে, ওইটাই। हाँ, लेकिन इसमें হ্যাঁ, एक फायदा क्या है कि कभी भी जमीन का मालिक को उस जमीन से हटाया नहीं जा सकता, मतलब प्रोमोटर के पास ये राइट कभी नहीं आता। आप समझ আচ্ছা। नहीं रहे हो ना बात, मतलब इसमें इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वही था कि प्रोमोटर जमीन ले लेता है तो लोगों को ये लगता है प्रोमोटर ले लिया, प्रोमोटर ले लिया मतलब ऐसा नहीं कि प्रोमोटर उस जमीन से কিন্তু স্যার लैंड ओनर को भी हटा दिया, वो नहीं कर पाएगा। স্যার তাহলে কিন্তু সেই ওটা তো possible হতে পারে। हाँ हाँ बोल। ওটা তো স্যার তখন পসিবল হবে যখন স্যার ল্যান্ড ওনার প্রমোটারের হাতে পুরো জমিটাকে বিক্রি করে দেবে না, ও যদি কোনো हाँ ওর পরিবার কোনো हाँ ফ্ল্যাট না নেয়। हाँ हाँ वो बिक्री अलग होता है, वो तो सेल हो गया, হুম, तब तो तुम्हारा नहीं रहा, वो तो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तब तुम्हारा नहीं रहा। হ্যাঁ স্যার, ওটা তো মানে মানি নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে বা পুরোটা ওনারশিপটাই ছেড়ে দিচ্ছে, हाँ তাহলে তো সেই हाँ ক্ষেত্রে তার তো वो अलग ল্যান্ড है। কোনো ভ্যারি করবে না। तब तो ओनरशिप तुम्हारा है ही नहीं। হ্যাঁ হ্যাঁ। सर तो ये लोग हाँ जैसे बोले प्रमोटर को दे के 2 फ्लोर बनवाते हैं, फिर हाँ बाद में और बनवाना चाहे तो फिर बनवा सकते हैं कि नहीं? नहीं, और नहीं कर सकता, प्रमोटर के हाथ में लैंड दे दिए तो और नहीं कर सकता सर, और नहीं कर सकते हैं। नहीं वो तब उसी जमीन फिर पे हम और उसी जमीन पे और नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब ऊपर और नहीं बनवा सकते, और प्रमोटर चाहे तो बना सकते हैं कि नहीं? प्रोमोटर के पास अगर परमिशन है तो फ्लोर बढ़ा सकता है, मतलब फ्लोर वो बढ़ा सकता है, हम लोग खुद से नहीं। अगर हाँ खुद से नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लैट बनाने का ফার্স্টে তো राइट ডিড तो হয় ফার্স্টে নাকি? ওটা তো স্যার हाँ डीड होता পারমিশন है, হয়ে যাচ্ছে, हाँ परमिशन लेना पड़ता है, अच्छा परमिशन মানে लेना স্যার पड़ता है। 4 তলা হবে কি हाँ 5 তলা কি 10 मतलब তলা সেটা পারমিশন বের मानो করতে। मानो कि प्रोमोटर के पास पहले परमिशन में नॉर्मल एरिया में 3 माला का परमिशन होता है, मतलब मैक्सिमम 4th फ्लोर तक या 3rd फ्लोर तक आप बना सकते हो, उसके बाद फर्दर परमिशन दिया जाता है। तो अगर प्रोमोटर चाहे तो उसमें परमिशन लेके और फ्लोर बढ़ा सकता है, अगर उसको काउंसिलर मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर उसको वो परमिशन दिया तो, लेकिन लैंड का ओनर और वो जमीन किसी और को सेल नहीं कर पाए। কিন্তু স্যার सेल भी এখানে नहीं একটা कर কথা বলার सकता আছে। है, और वो 2 फ्लोर के अलावा और खुद का उसका कुछ हो भी नहीं सकता है। नहीं और कुछ नहीं हो सकता। কিন্তু স্যার এখানে একটা কথা আছে, মানে স্যার ধরুন প্রথমে যদি স্যার ধরুন আমার জমিটা আমি প্রমোটারের হাতে তুলে দিলাম, তো সেই ক্ষেত্রে ও পারমিশন দেখালো যে 4 তলা পারমিশন হয়েছে, हम्म, আর আমার সাথে চুক্তি আছে যে আমি 2 তলা দুটো তলা আমার হবে 2 তলা তোমার, যেটা 50-50 হয় স্যার মাঝে মাঝে, কি 40-50 আমি ধরে দিলাম আমার সাথে 2 তলা পারমিশন হয়েছে। তো স্যার প্রথমে তো 4 তলা পারমিশন বের করেছে, দিয়ে তো আমাকে বলেছে যে 4 তলা পারমিশন পেলে তোমাকে আমি 2 তলা দিয়ে দেবো। हम्म, তা 2 তলা স্যার দিয়েছে, দেওয়ার পর স্যার ধরুন এমন হলো যে 2-3 বছর পরে প্রমোটার মানে ফ্ল্যাটে সবাই ঢুকে গেছে, তো সব ফ্ল্যাট বিক্রি হয়ে গেছে, সবাই থাকছে। তো তারপরে আরো 3-4 বছর পরে প্রমোটার কি চাইলে পারমিশন বের করে যদি ধরুন এবারে আরো 6 তলা তোলে এক্সট্রা, ধরুন আরো 2 তলা এক্সট্রা তুললো, हम्म। তার উপর কি আমাকে বেনিফিট দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে, নাকি আমি চাইতে পারি, রাইট আছে আমার? ये इट्स आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मतलब संपत का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन ऐसा है कि सर वो बोलना चाहते हैं कि मानो कि पहले मतलब एक्चुअली क्या होता है जब किसी के लैंड पे कोई बिल्डिंग बनता है तो उसमें पहले डीड क्रिएट हो जाता है कि इसमें कितना फ्लोर बनेगा, और उस फ्लोर का नॉर्मली 50-50 होता है, मतलब कि जिसका ओनरशिप होता है ना लैंड का, मतलब उस लैंड में अगर मानो कि 4 फ्लोर बनता है और उसमें 8 फ्लैट बनता है तो 4 फ्लैट ओनर को दिया जाता है, लैंड ओनर को, और 4 फ्लैट प्रोमोटर को, ऐसा नॉर्मली होता है। डिपेंड करता है कि कितना कैश ट्रांजैक्शंस में डिफरेंसेस है, अगर कैश कम लेता है तो फ्लैट ज्यादा लेता है, अगर फ्लैट कम लेता है तो कैश ज्यादा लेता है। তারপরে তো জায়গা ভ্যারি করে हाँ, और उसके बाद মাঝে जगह মাঝে। भी हाँ। अब संपत मेरे को पूछ रहा है कि सर अगर मानो कि उसके ऊपर प्रोमोटर बाद में और भी 2 फ्लोर बढ़ा रहा है, ठीक है, मानो और 4 फ्लैट उसमें निकल जाएगा, तो क्या उस 4 फ्लैट में लैंड ओनर का कोई मतलब कोई किसी भी तरह का ओनरशिप उसमें शेयरिंग या राइट आ सकता है? ये पहले से ही डिसीजन लेना पड़ता है सर, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, मुझे इसका एग्जैक्टली हाँ अंश कुछ कहना चाहते हो, बोलो। हाँ अंश, तो ये जो तुम लोगों ने पूछ रहे हो ना सर, ये डिपेंड करता है कि एज पर द डीड काम हो रहा है, ठीक है, मतलब अगर डीड ডিডে থাকবে সেটাই তো হবে। हाँ ये না डिपेंड মানে স্যার करता है। আমি বলছি ডিডে তো এটা লেখা নেই যে পরবর্তীকালে বাড়াতে পারে, तो फिर ডিডে अगर শুধু नहीं লেখা बढ़ा আছে যে আমি 4 তলা हाँ, अगर डीड पे ऐसा नहीं लिखा है तो प्रोमोटर नहीं बढ़ा पाएगा। ফাদার পারমিশন নেবে নিশ্চয়ই, না যদি বাড়াতে চায় তো। हाँ হ্যাঁ मतलब फर्दर হ্যাঁ परमिशन এবার लेना যদি पड़ेगा বাড়াতে চায় लैंड তাহলে ओनर से, हाँ রিএগ্রিমেন্ট হবে।
लैंड ओनर से फिर से बात करना पड़ेगा कि भाई मैं इसी फ्लैट के ऊपर, क्योंकि लैंड ओनर का उसमें अभी भी राइट उसका हमेशा रहेगा ना, इसीलिए तो मैं बोला था कि लैंड ओनर का राइट कभी भी नहीं जाता। হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার তখন যদি ওরা দুতলা তোলে তখন সেক্ষেত্রে আমার পারমিশন নিয়ে এবার আমি যে ডিমান্ডটা করবো সেটা হলে তখন হবে, নাহলে হবে না সেক্ষেত্রে। क्योंकि लैंड ओनर, क्योंकि उसी लैंड, जिसका लैंड है उसी के लैंड पे तो तुम घर बना के बेच रहे हो ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जो लोग फ्लैट में हैं उनका कभी भी राइट वहां से कोई नहीं छीन सकता। ठीक है सर, আচ্ছা স্যার, ये বাদ বাকি हाँ ফ্লোর গুলো যারা কিনবে ওরা তো সেই ল্যান্ডের মানে ওনারশিপটা পাবে নিশ্চয়ই। हाँ, लैंड यूज हाँ। करने का ओनरशिप उनको रहता है। আচ্ছা, ওইটা যখন পরে রিডেভেলপমেন্ট হবে তখন স্যার সবার পারমিশন লাগবে সেক্ষেত্রে আবার। लैंड का मतलब यूज करने का राइट सबको है, इसमें कोई না किसी মানে को স্যার, नहीं छीन सकता। মানে ধরুন আজকে আমার ওনারশিপে আমার বাড়িটা আছে, প্রমোটিং হলো, দিয়ে আমার 4 তলা হলো, তো ওখানে ধরুন আরো 4টে ফ্যামিলি এক্সট্রা অ্যাড হলো। তো সেই ক্ষেত্রে মানে আবার যখন ধরুন আজকে থেকে 50 বছর পরে যখন ওটা আবার রিডেভেলপমেন্ট হবে, তো তখন তো এই 4জন কারো তো ওনারশিপ চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে, 4জন আর আমার এই যে 5জন। obviously ये सब लंबा तो कहानी है किसी। हाँ बोलो सर। हम लोग प्रमोटर को जैसे लैंड दिए हाँ तो बदले में वो हम बोले कि हमको 2 फ्लैट चाहिए और उसके पास परमिशन 4 का है, तो वो 4 बना के 2 हमको दे देगा, बाकी उसका, और फिर वो हम लोग को लैंड का कुछ देगा या नहीं देगा? लैंड का तुमको हक है सर, तुम लैंड का भी वैल्यू वैल्यू का पार्ट लेना है। तब लैंड का जो दाम है, नॉर्मली हाँ लोग जो करता है ना वो जमीन का दाम भी लेता है। मतलब जैसे কিছু मानो, পয়সা দেয় তো অ্যাকচুয়ালি। हाँ मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मानो कि तुम्हारे पास 1 कट्ठा लैंड है, ठीक है। अब हाँ 1 कट्ठा लैंड में मानो एक 4 माला बिल्डिंग बन सकता है, ठीक है। हाँ अब 4 माला बिल्डिंग में 8 फ्लैट निकलेगा, ठीक है। अब उस 1 कट्ठा जमीन का दाम मानो कि कोलकाता में एक नॉर्मल मिडिल क्लास एरिया में से फॉर एग्जाम्पल 30 से 40 लाख का उस 1 कट्ठा जमीन का दाम निकला, ठीक है। अब उस 30-40 लाख तो तुम्हें नहीं देगा, ठीक है, बट कम से कम तुम 10 लाख डिमांड तो कर ही सकते हो, ठीक है। अच्छा तो 10 लाख डिमांड किया और तुमको तुम 50% फ्लैट लेना, या 3 फ्लैट, मतलब 8 फ्लैट में से मानो 3 या 4 फ्लैट, ये नेगोशिएशन है सर। लेकिन जमीन के ওটা তো बदले প্রমোটারের সাথে স্যার ওনারের हाँ ওটা हाँ, চুক্তি। वो एक नेगोशिएशन है, बट नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड नेगोशिएशन होना चाहिए वो ऐसा है कि 50-50 होता है। मतलब फ्लैट बनेगा, फ्लैट बन के 50% फ्लैट ओनर को जाएगा। कैश कितना है, मतलब नॉर्मली पूरा दाम कभी नहीं दिया जाएगा। 40 लाख का दाम है तो शायद आपको मतलब उसका हार्डली 10% या 20% का समथिंग, मतलब 10 लाख हार्डली आपको मिलेगा, ठीक है। और 5 লাখ টাকা দেবে। बाकी बाकी फ्लैट जो है वो फ्लैट प्रमोटर अपने हिसाब से बेचेगा। তা 10 লাখের বেশিও তো হতে পারে, মানে এরিয়া हाँ ওয়াইজ। अरे मैं एक स्टैंडर्ड হ্যাঁ बोला, मैं क्या হ্যাঁ बोला, হ্যাं। एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड बोला, ठीक है। अब एरिया वाइज डिपेंड সেগুলো करता জায়গা है, जगह, हाँ এরিয়া जगह ওয়াইজ के ऊपर, ভেরি করে। एरिया वाइज, ठीक है। जैसे कि अगर सॉल्ट लेक में है, न्यू टाउन में है, न्यू लेक टाउन में है, केस्टपुर में है, डिपेंड करता है कौन सा एरिया है, वहां पर जमीन का दाम क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट वैल्यू। ठीक है सर, তা नेक्स्ट স্যার क्लास ওই में রেট बात অফ ট্যাক্সটা আগের দিন যেটা বলছিলাম সেটা কি পরদিন ডিসকাস করবে এটা? তোর কি প্রবলেম হচ্ছে আমাকে একটু বলবি, আমি হোয়াটসঅ্যাপে আচ্ছা মেসেজ করবি, আমি বলবো। আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ফোন করে নেবো তাহলে বলে। স্যার বলছিলাম যে স্যার আমরা তো যেতে পারছি না, হুম। কবে যাবো স্যার বুঝতে পারছি না, কারণ আমারও শরীরটা একটু খারাপ আছে, নিয়ে এসে স্যার জ্বর শরীরটা ঠিক কর, শরীরটা ঠিক করে আয়, আমি বলে দেবো কদিন, 1-2 দিনে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।